हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12 का यूनिट नंबर 10 का वीडियो नंबर 4। तो बेटे ये 10वीं यूनिट का चौथा वीडियो है। और इससे पहले 3 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 10 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे एल्काइल हैलाइड विरचन की विधियां, या फिर आप कह सकते हो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो आज हमें सीखना है कि हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड हम कौन कौन सी विधियों द्वारा बना सकते हैं। और बेटे उसके बाद हमें करने हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हमारी बुक में दिए हुए हैं एनसीईआरटी की। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें पढ़ना है एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स बनाने की विधियों के बारे में। तो हमने बोर्ड पे हेडिंग क्या लिखा है, देखो जरा। बोर्ड पे हमने लिखा है आरएक्स बनाने की विधियां। तो बेटे आरएक्स माने एल्काइल हैलाइड भी आप इसे कह सकते हो और हेलो एल्केन भी कह सकते हो। तो एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन वैसे तो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, और उन तरीकों में से कुछ मुख्य तरीके आज हम सीखेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं सबसे पहले हमें कौन सा तरीका सीखना है। बेटे सबसे पहले हमें सीखना है एल्केन्स के हैलोजनीकरण द्वारा। मैं नंबर 1 हेडिंग लिख रहा हूं, एल्केन्स। एल्केन्स तो पता है आपको, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन्स के हैलोजनीकरण द्वारा। बेटे हैलोजनीकरण को हैलोजनन भी कह सकते हो आप। तो यदि एल्केन यानी सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन के ऊपर आपने किसी हैलोजन का रिएक्शन कराया है, तो इस तरीके से भी आपको हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। जैसे एक रिएक्शन मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। मान लो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये एक एल्केन है। जरा इस एल्केन को देखो, आप पहचानते हो क्या? ये एल्केन है ना एल्केन? कौन सा एल्केन है बताओ? CH4। CH4 को आप क्या कहते हो? मीथेन। ये लिख दिया मैंने, मीथेन है। तो मान लो आपके पास एक एल्केन है मीथेन, और मीथेन के ऊपर आपने रिएक्शन करा एक हैलोजन का। जैसे मैं कहता हूं कि मान लो क्लोरीन का रिएक्शन हमने किया है और सनलाइट की उपस्थिति में किया है। यदि क्लोरीन का रिएक्शन आप सनलाइट की उपस्थिति में करोगे तो यहां से तो H निकलेगा और यहां से निकलेगा Cl। इस तरीके से ये क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा, साइड प्रोडक्ट। और ये जो जगह खाली हुई है, वास्तविकता में इस Cl ने अटैक किया है इस H के ऊपर, और Cl ने H के ऊपर अटैक करके उसे उसके जगह से हटा दिया है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ से जो H हटेगा उसकी जगह दूसरा Cl का ये परमाणु यहाँ आके अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा C के ऊपर 3H और 1 Cl। देखो C के ऊपर 3H इधर बना दिया मैंने बेटे H, और एक आया है नया Cl। तो ये क्या बना बेटे? CH3Cl। तो बताओ ये RX नहीं है क्या? RX ही तो है ये। और यदि मैं आपको कह दूं कि इसके ऊपर तो दोबारा फिर रिएक्शन हो जाएगा Cl2 का सनलाइट की उपस्थिति में, तो दोबारा रिएक्शन होगा तो यहां से फिर एक H और फिर एक Cl, ये HCl फिर निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट की तरह, सह उत्पाद की तरह। अब क्या होगा, इस कार्बन के पास बचेंगे 2H और हो जाएंगे 2Cl, क्योंकि ये जो H हटेगा उसकी जगह ये वाला Cl आ जाएगा। तो इस कार्बन के पास कितने Cl हो गए बेटे? 2 Cl हो चुके हैं और 2 बचे हैं इसके पास हाइड्रोजन। यदि मैं आपको कहूं कि इसका रिएक्शन दोबारा फिर कराओ क्लोरीन के साथ सनलाइट की उपस्थिति में, तो आप फिर दोबारा रिएक्शन करा दोगे। फिर क्या निकलेगा बेटे? HCl। ये निकल गया HCl। और अब इस कार्बन के पास कितने H बचे हैं? एक H बचा है और बाकी आ गए हैं 3 Cl। तो ये भी तो RX है भाई, ट्राई हेलो एल्केन है।
और यदि मैं आपको कहूं कि इसके ऊपर फिर दोबारा रिएक्शन कराओ आप Cl2 का सनलाइट की उपस्थिति में, तो एक H और एक Cl, फिर दोबारा से HCl निकल जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा कार्बन के पास, जिसे आप कहते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से यह रिएक्शन संपन्न होती है। अब मुझे एक बात बताओ बेटे, क्या आप इस अभिक्रिया को इस तरीके से लिख सकते हो? अथवा करके लिख रहा मैं। देखो, ये रिएक्शन तो आपकी समझ में आई होगी। हर बार क्या हो रहा है, एक H निकल रहा है और H की जगह कौन आ रहा है? Cl। देखो, इस रिएक्शन को लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका बेटे मैं यहां से बता रहा, ध्यान से देखते रहिए जरा। हमारे पास था CH4, CH4 को हम कहते हैं मीथेन। मैथ माने एक कार्बन, एन माने सिंगल बॉन्ड। यदि मीथेन के ऊपर आपने रिएक्शन करा दिया Cl2 का सनलाइट की उपस्थिति में, तो देखो CH4 था मीथेन, किसका रिएक्शन करा रहे थे? Cl2 का, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की। तो यहां से तो बेटे एक H निकलना है और यहां से एक Cl। देखो यहां से H, यहां से Cl, ये HCl निकल जाता है बाहर एज ए साइड प्रोडक्ट, एक सह उत्पाद के रूप में। अब बताओ यहाँ कितने H बचे? 3। तो ये बन गया बेटे CH3Cl। भाई जो चौथा H निकला उसकी जगह ये Cl में से एक Cl तो H के साथ निकल गया, जो दूसरा Cl है वो तो उसकी जगह आएगा ही। अब यदि इसके ऊपर फिर दोबारा रिएक्शन कर दें हम क्लोरीन की सनलाइट की उपस्थिति में, तो क्या होगा? अभी तो 3 H बचे हैं यहाँ, एक H और एक Cl, ये फिर दोबारा से HCl निकल जाएगा। और अब कितने H लिखूंगा मैं यहाँ? अब लिखूंगा बेटे 2H, और Cl पहले एक था, एक नया Cl आया है, तो इसका सूत्र होगा CH2Cl2। यदि इसके ऊपर फिर दोबारा आपने H न्यू की उपस्थिति में Cl2 का रिएक्शन करा दिया, किसका रिएक्शन बेटे? Cl2 का सनलाइट की उपस्थिति में, तो 2H तो बचे हैं, एक H और एक Cl, फिर एक HCl निकल जाएगा और इस बार हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH। एक ही तो H बचेगा, Cl 2 पुराने थे, एक नया आया है CHCl3। अब CHCl3 बनेगा। और यदि अब के बार फिर दोबारा से आप रिएक्शन करा दोगे Cl2 का सनलाइट की उपस्थिति में, तो क्या होगा बेटे? ये बचा हुआ H और यहां से एक Cl, फिर दोबारा से HCl निकलेगा साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में, और आपको मिलेगा कार्बन के साथ 4 क्लोरीन। तो इस तरीके से रिएक्शन को आप एग्जाम में लिख सकते हो। ये रिएक्शन लिखने का सबसे अच्छा तरीका है। अब यहाँ एक बात समझनी है कि ये CH4 का नाम क्या है? मीथेन है बेटे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लोरोमीथेन। इसे आप लिख सकते हो क्लोरोमीथेन। इसे बताओ क्या लिख सकते हो? कितने क्लोरो हैं इसमें? 2 हैं, तो आप लिख सकते हो डाई क्लोरो। कार्बन तो एक ही है तो मीथेन ही लिखोगे, डाईक्लोरोमीथेन। इसमें 3 है क्लोरीन, तो आप लिखोगे ट्राईक्लोरोमीथेन। इसका नाम ट्राईक्लोरोमीथेन है। अच्छा एक बात बताऊं, इसका नाम ट्राईक्लोरोमीथेन से ज्यादा फेमस बताओ क्या है? इसका नाम है बेटे क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है? क्लोरोफॉर्म। अच्छा इसका नाम बताओ क्या है? टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन का एक नाम और है जो ज्यादा फेमस है। ज्यादा फेमस नाम है बेटे कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम है बेटे इसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम ज्यादा फेमस है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि ठीक है सर, हाइड्रोजन परमाणु निकल रहा है और उसकी जगह क्लोरीन आ रहा है, इस क्रिया को आप हैलोजनीकरण कहने के साथ साथ क्लोरीनीकरण भी कह सकते हो, या क्लोरोनन भी कह सकते हो, या क्लोरीनन भी कह सकते हो, किसी भी नाम से आपको मिलेगा। ठीक है बेटे। अच्छा मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि जब मीथेन पे आपने क्लोरीन का रिएक्शन कराया सनलाइट की उपस्थिति में, तो आपको क्लोरोमीथेन मिला, डाईक्लोरोमीथेन, ट्राईक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ये सारी चीजों का मिक्सचर मिलेगा आपको उस बर्तन में। अब उस बर्तन में से क्या इन सारी चीजों को आप अलग अलग कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। इसके लिए आप एक विधि का प्रयोग करोगे, मैं यहां नोट में लिख रहा।
इस अभिक्रिया में प्राप्त उत्पादों लिखूं, प्रोडक्ट कई तरह के मिले ना। इस अभिक्रिया में प्राप्त, यहां में लिखना चाहिए या से लिखना चाहिए, इस अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों के मिश्रण से प्रत्येक घटक को अलग अलग करने के लिए यदि आपको हर एक चीज को अलग अलग प्राप्त करना है शुद्ध अवस्था में, प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रभाजी आसवन विधि पढ़ी थी ना 11th क्लास में। प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, करते हैं लिख रहा मैं, प्रयोग करते हैं। देखो एक बात बता रहा बेटे, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये प्रभाजी आसवन विधि है क्या। इसमें क्या होता है कि आपके पास जब 2 या 3 पदार्थों का मिक्सचर आपको दे रखा और उनके क्वथनांक अलग अलग हैं, जैसे एक का क्वथनांक 100 डिग्री सी, एक का 150 डिग्री सी है, एक का 200 डिग्री सी है, वैसे दो घटकों के क्वथनांकों में 50 डिग्री सी से कम का अंतर होता है। प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग तब करते हैं हम। पर ऐसा मान लो कि एक का क्वथनांक, जैसे यहाँ कितने घटक हैं, 1 2 3 4 तरह के प्रोडक्ट मिले, हर एक प्रोडक्ट को आपको अलग करना है। तो इनके यदि मैं कह दूं कि पहले घटक का क्वथनांक 100 डिग्री सी है, दूसरे का 150, फिर 200, फिर 250 इस तरह है, तो आप उस मिश्रण को 100 डिग्री सी पे गर्म करोगे तो वो वाला घटक उड़ जाएगा जिसका क्वथनांक 100 डिग्री सी होगा, और वो उड़ के उसे आप संघनित कर लोगे और एक ग्राहक पात्र में एकत्र कर लोगे। फिर उसके बाद 150 पे गर्म करोगे तो वो वाला उड़ेगा जिसका क्वथनांक 150 था। फिर आप 200 पे गर्म करोगे तो वो वाला घटक उड़ेगा जिसका क्वथनांक कितना था, 200। तो इस तरीके से प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करके आप हर एक घटक को अलग अलग कर सकते हो। ठीक है बेटे। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले रिएक्शंस बताऊंगा फिर। ले लिया बेटे? ठीक है। अब देखो बेटे एक बात बताता हूं आपको बहुत अच्छी, एक अगला रिएक्शन लिख रहे चलो। मान लो आपके पास C2H6 है, इसे आप कहते हो इथेन। क्या कहते हो? 2 कार्बन को S और सिंगल बॉन्ड को N। यदि इसके ऊपर आपको Cl2 का रिएक्शन कराना हो तो करा दोगे क्या आप? क्या होगा? एक HCl निकलेगा, यहां से H यहां से Cl, और बन जाएगा C2H5Cl। फिर इसके ऊपर दोबारा Cl2 का आप रिएक्शन कराओगे, फिर एक HCl निकलेगा और बन जाएगा C2H4Cl2। समझ रहे ना आप? एक एक H में घटाता जाऊंगा और जो H में घटाऊंगा उसकी जगह किसे बढ़ाऊंगा? Cl को। यदि इसके ऊपर फिर दोबारा से आपने Cl2 का रिएक्शन करा, एक H और एक Cl, ये निकल गया HCl, और प्रोडक्ट बना यहाँ C2H3Cl3। देखो Cl हमने क्या करा, 2 से 3 और हाइड्रोजन 4 से 3, यानी हाइड्रोजन को तो हर बार घटाना है और Cl को हर बार बढ़ाना है। यदि इसके ऊपर फिर दोबारा से आप Cl2 का रिएक्शन करोगे, फिर एक HCl निकलेगा और इस बार प्रोडक्ट बनेगा C2H2Cl4। यदि इसके ऊपर फिर दोबारा से Cl2 का रिएक्शन करोगे तो फिर एक HCl निकलेगा, प्रोडक्ट बनेगा C2HCl5। और यदि फिर दोबारा से आप इसके ऊपर Cl2 का रिएक्शन करोगे तो फिर एक HCl निकलेगा और प्रोडक्ट बनेगा C2Cl6। अब देखो एक बात ध्यान रखनी है, इथेन है, इथेन, तो ये हो जाएगा मोनोक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, टेट्राक्लोरोइथेन, पेंटाक्लोरोइथेन, हेक्साक्लोरोइथेन। इस तरीके से आप इनका नाम बता सकते हो। ठीक है बेटे? तो अच्छा एक बात बताओ, इस रिएक्शन को कर लोगे क्या आप? मान लो आपको एक रिएक्शन दी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, मान लो ये रिएक्शन है, और यूं कहा कि इस रिएक्शन के ऊपर आप करो रिएक्शन किसका? क्लोरीन का। इस एल्केन के ऊपर आपको क्लोरीन का रिएक्शन करना है सनलाइट की उपस्थिति में। तो बच्चे यहाँ परेशान होते हैं कि सर ठीक है, जब आपने CH4 बताया था तो एक ही कार्बन था। भाई CH4 में तो एक ही कार्बन होता है,
और वो एक कार्बन कैसा होता है, अकेले कार्बन को आप क्या कहते हो, प्राइमरी कार्बन। ये तो 1 डिग्री कार्बन है। और जब हम C2H6 की बात कर रहे हैं तो बेटे C2H6 में कितने कार्बन है, 2 कार्बन। ये वाला कार्बन भी एक से जुड़ा हुआ और ये वाला भी एक से जुड़ा हुआ, यानी कि ये दोनों भी कैसे हैं, ये दोनों भी प्राइमरी कार्बन एटम हैं या 1 डिग्री कार्बन एटम है। तो यहाँ तो हमने जो पहले 2 रिएक्शन पढ़े मीथेन के ऊपर और इथेन के ऊपर, दोनों में प्राथमिक कार्बन परमाणु था और रिएक्शन हमारी आराम से समझ में आ गया। पर जो रिएक्शन हमने इस बार लिखा है बोर्ड पे, इसमें तो हमने प्रोपेन लिया है 3 कार्बन वाला। और जब हमने बेटे प्रोपेन लिया है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि प्रोपेन में कितने तरह के कार्बन परमाणु हैं। ये वाला कार्बन प्राइमरी है, ये वाला भी प्राइमरी कार्बन है, ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन। और बेटे जो हाइड्रोजन एटम प्राइमरी कार्बन से अटैच होते हैं उन्हें प्राइमरी हाइड्रोजन एटम कहा जाता है। ध्यान से सुन लियो इस बात को। भाई ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी। आपको पता है ना प्राथमिक कार्बन परमाणु है क्योंकि केवल एक कार्बन से अटैच है। तो इसके ऊपर जुड़े हुए हाइड्रोजन को मैं कहूंगा प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। ये वाला कार्बन कैसा है, सेकेंडरी कार्बन एटम है, द्वितीयक कार्बन परमाणु है। तो इसके ऊपर जुड़े हुए हाइड्रोजन को मैं कहूंगा सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम। और ये वाला कार्बन क्या है, प्राइमरी कार्बन एटम है, प्राथमिक कार्बन परमाणु है। तो इसके ऊपर जुड़े हुए तीनों हाइड्रोजन को मैं कहूंगा प्राथमिक हाइड्रोजन। तो जैसा कार्बन का नेचर होता है ऐसा ही हाइड्रोजन को हम नाम से बुलाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बेटे जो सेकेंडरी कार्बन एटम होता है ना, उसके ऊपर उपस्थित सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम वे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ध्यान से सुनो, आपको पता है जिस तरह कार्बन एटम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी होते हैं, इसी तरीके से हाइड्रोजन एटम भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी माने जाते हैं जो उसके ऊपर जुड़े होते हैं। पर आप एक बात समझ सकते हो कि प्राइमरी कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोजन होंगे, मैं उन्हें कहूंगा प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोजन होंगे, मैं कहूंगा सेकेंडरी हाइड्रोजन। टर्सरी कार्बन एटम के ऊपर एक हाइड्रोजन होगा और उसे आप कहोगे टर्सरी हाइड्रोजन। और क्वार्टरनरी कार्बन एटम के ऊपर तो एक भी हाइड्रोजन होता ही नहीं है। तो इसलिए क्वार्टरनरी हाइड्रोजन एटम प्रकृति में उपलब्ध ही नहीं होता है, क्योंकि जो क्वार्टरनरी कार्बन एटम होगा उसके ऊपर 4 बॉन्ड होंगे कार्बन से जुड़े हुए। तो 4 से ज्यादा बॉन्ड वो बना नहीं सकता, तो हाइड्रोजन कहां से आ जाएगा उसके ऊपर। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन एटम 3 तरह का हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। बस आपको एक बात समझनी है कि यदि हम हैलोजन द्वारा हाइड्रोजन एटम का विस्थापन करते हैं, जैसा हमने अब तक किया है 2 रिएक्शंस में या 3 रिएक्शंस में, तीसरा रिएक्शन हम ले रहे, तो आप क्या करते हो, हैलोजन द्वारा हटाते हो किसे, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन के हटने का यदि मैं क्रम बताऊं ना, तो टर्सरी हाइड्रोजन सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है और सेकेंडरी हाइड्रोजन उससे कम क्रियाशील और प्राइमरी हाइड्रोजन सबसे कम क्रियाशील। यानी कि रिएक्शन तो यहां भी होगा, रिएक्शन तो यहां भी होगा। यानी कि कुछ जो आपके पास ये मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ अणु हैं प्रोपेन के, उनमें से कुछ अणु पे तो रिएक्शन यहां होगा, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है, और कुछ पे यहां होगा। यानी कि HCl तो बेटे निकलेगा ही, HCl या HCl। प्रोडक्ट इस तरह के बनेंगे, या तो यहां यानी कि CH3 CH3 यहां जुड़ा हुआ मिलेगा आपको Cl, और कुछ प्रोडक्ट में आपको CH3 CH2 Cl यहां जुड़ा हुआ मिलेगा। अब आपको एक बात समझनी है, आपको यह समझनी है कि जो सेकेंडरी कार्बन एटम के सेकेंडरी हाइड्रोजन है वे ज्यादा क्रियाशीलता दिखाते हैं। तो ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा ये लगभग 55% बनेगा। कितना बनेगा बेटे, 55%। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। और 55% फिर वो कितना बचा बताओ, 45% ये बन जाएगा। यानी कि ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये भी प्राइमरी है। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील होंगे, और यदि कहीं टर्सरी हाइड्रोजन यहाँ होता तो 3 तरह के प्रोडक्ट बनते, और सबसे ज्यादा मात्रा में बनता वो टर्सरी वाला। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास पहला प्रोडक्ट बना है, इस पहले प्रोडक्ट का नाम तो पता है आपको, IUPAC में बता दोगे, 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है बेटे। अच्छा, वैसे इसका नाम सामान्य में देखियो, ये ग्रुप आइसोप्रोपाइल नहीं है क्या,
तो इसे आप आइसो प्रोपाइल क्लोराइड भी कह सकते हो। और कुछ बच्चे इसे कहते हैं कि हाँ जी, क्लोरीन परमाणु जिस कार्बन से अटैच है वो सेकेंडरी कार्बन है, तो कहते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। कुछ भी कह दो, आपको जो अच्छा लगता हो। अच्छा इसे देखो, इसमें बताओ 1 2 3 IUPAC में 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम है 1 क्लोरोप्रोपेन, यही तो नाम है बेटे इसका। या फिर जिस तरह ये आइसो है, सीधी श्रृंखला वाले को तो नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। या आप इसे कह सकते हो प्राइमरी, प्राइमरी को 1 डिग्री कहते हैं ना, प्राइमरी प्रोपाइल क्लोराइड, ये भी नाम आप इसे दे सकते हो। अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा मैं, ठीक है, ध्यान से समझना। ये लिख दिया मैंने हेडिंग नोट, ध्यान से समझो सब बच्चे। बेटे जो एल्केन होता है ना, एल्केन, और एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु, उसे हम हटाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की, हाइड्रोजन परमाणु को क्या करना है, हमें विस्थापन करना है। हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन किससे करना है, हैलोजन से। देखो हाइड्रोजन परमाणु को, इस हाइड्रोजन को हैलोजन ने हटाया, इसे भी। तो हमें सीखना है कि एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु की विस्थापन सहजता, यानी कि कौन आसानी से हटेगा, ठीक है, सहजता का क्रम। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे आसानी से 3 डिग्री हाइड्रोजन हटेगा अपनी जगह से। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता 3 डिग्री हाइड्रोजन की होगी, और फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन की होगी, और फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन की होगी, ठीक है। देखो आपको समझ में आ रही होगी ये बात कि ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ज्यादा हटा है, इसलिए इसकी परसेंटेज ज्यादा बनी है 55%। और ये प्राइमरी हाइड्रोजन एटम में कम हटे हैं, तो इसलिए परसेंटेज कम बनी है 45%। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटे। अच्छा एक चीज और बताऊं बहुत अच्छी, चलो एक चीज और बता दूं आपको, नोट हेडिंग डाल रहे। ये जो एल्केन होता है ना बेटे, एल्केन से हैलोजन रिएक्शन करता है। एल्केन से हैलोजन की क्रियाशीलता, हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से समझियो। भाई हैलोजन तो फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी। यहाँ तो हम सारी रिएक्शन बेटे क्लोरीन से कर रहे, पर ये जरूरी थोड़ा ही है कि क्लोरीन से ही रिएक्शन करनी हो। तो यदि आप फ्लोरीन से रिएक्शन करते हो तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा तेजी से अभिक्रिया करता है। फ्लोरीन के बाद फिर क्लोरीन का नंबर है, फिर ब्रोमीन का नंबर है, और सबसे स्लो रिएक्शन करता है आयोडीन। अब कुछ बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे कि सर एस्टेटीन के बारे में भी बात कर लिया करो कभी। बेटे एस्टेटीन तो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, वो तो अपने आप ही स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं है, तो हम उसका जिक्र कहीं करते ही नहीं है। हम तो इन हेलोजेंस में सिर्फ 4 का ही जिक्र करते हैं, 4 की ही बात करते हैं हमेशा। अच्छा एक चीज और बताऊं बहुत बढ़िया आपको, देखियो जरा ध्यान से। यदि आपको कोई एल्केन के बारे में पूछ लेगी, एल्केन्स की क्रियाशीलता के बारे में बताओ, एल्केन्स की क्रियाशीलता का क्रम पूछ ले। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ एल्केन की क्रियाशीलता का क्या मतलब है। भाई कौन सा एल्केन जल्दी रिएक्शन करेगा, ज्यादा रिएक्शन करेगा, तेजी से रिएक्शन करेगा। अब कौन सा एल्केन का मतलब यहाँ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन की बात नहीं कर रहे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यदि आपके पास कहीं टर्सरी एल्केन आपको मिल जाता है, तृतीयक एल्केन, यदि आपको टर्सरी एल्केन मिलता है तो पक्की बात है उसमें टर्सरी हाइड्रोजन एटम होगा। और यदि उसमें टर्सरी हाइड्रोजन एटम होगा तो टर्सरी हाइड्रोजन एटम बहुत आसानी से विस्थापित हो जाता है किसी भी हैलोजन के द्वारा। इसलिए टर्सरी एल्केन सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है इन द केस ऑफ हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण के केस में। और फिर उससे कम क्रियाशील होता है सेकेंडरी एल्केन, और सबसे कम क्रियाशील होता है प्राइमरी एल्केन। याद रखोगे ये 3 पॉइंट्स बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आपके।
मतलब आपको ध्यान रखना है कि आपको पता चल गया कि कोई भी एल्केन है उसके ऊपर हेलोजन का जब भी आप रिएक्शन करोगे तो हेलोजन का परमाणु हाइड्रोजन परमाणु को हटाता रहेगा और अपने आप उसकी जगह लेता रहेगा। इस क्रिया को आपने हेलोजनीकरण कहा। जैसे क्लोरीन से क्रिया कर रहे तो क्लोरीनीकरण, फ्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, आयोडीनीकरण, इस तरह इनके नाम होते हैं। पर यहाँ बेटे 3 बात आपको समझाई मैंने एक्स्ट्रा कि एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु की विस्थापन सहजता का क्रम सबसे आसानी से 3 डिग्री हाइड्रोजन हटेगा, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन, सबसे आसानी से हटेगा, सबसे मुश्किल से हटेगा। फिर बताया एल्केन से हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम, सबसे तेजी से रिएक्शन करता है फ्लोरीन और सबसे धीरे से रिएक्शन या धीमी गति से रिएक्शन या कम रिएक्शन करता है आयोडीन। फिर बताया एल्केन्स की क्रियाशीलता का क्रम, टर्सरी एल्केन सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं और प्राइमरी एल्केन सबसे कम क्रियाशील होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगली बात करेंगे। फिर ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे एल्केन पर हेलोजन का रिएक्शन तो आप कर दोगे, चाहे एल्केन कैसा भी हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कैसा भी एल्केन हो। क्वाटरनरी एल्केन पर रिएक्शन होना थोड़ा क्वाटरनरी कार्बन एटम पर बहुत मुश्किल है, होता ही नहीं है कभी भी। तो एक तरीका तो ये हो गया, ये तो आप कर लोगे बड़ी आसानी से। अब हम दूसरा तरीका सीखते हैं आरएक्स बनाने का। बेटे दूसरा तरीका है एल्केन का ही तरीका है, एल्केन पर सल्फ्यूरिल क्लोराइड, फार्मूला लिख दूं SO2Cl2 की क्रिया द्वारा। तो यदि आप कोई भी एल्केन लो और उस एल्केन पर रिएक्शन कर दो किसकी, सल्फ्यूरिल क्लोराइड की यानी SO2Cl2 की, तो भी आपको RX यानी एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। जैसे मैं समझा रहा बेटे, एक सिंपल सी बात देखो जरा ध्यान से। मान लो आपके पास कोई एल्केन है, ऐसा ही तो होता है एल्केन भाई, एल्काइल ग्रुप पे एक हाइड्रोजन है तो एल्केन ही तो होगा ये, क्योंकि एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। मिथाइल क्या है, CH3, और CH3 में एक H जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, CH4। तो बताओ CH4 एल्केन है या नहीं है? जब भी तो CH4 को मेथेन कहते हैं क्योंकि वो एल्केन है। एल्केन के बाद में भी एन आ रहा है, मिथेन के बाद में भी एन आ रहा है। ठीक है बेटे, तो ये एल्केन है। यदि इस एल्केन पर आप रिएक्शन करोगे SO2Cl2 का सल्फ्यूरिल क्लोराइड का, ध्यान से देखना सब बच्चों को, बिल्कुल ध्यान से। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक तो सनलाइट होना चाहिए, ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी। और बेटे सनलाइट के साथ एक कार्बनिक परऑक्साइड होना चाहिए, मैं लिख दूं यहां ऑर्गेनिक परऑक्साइड। ये 2 चीज आप रखियो जरा, यहाँ उत्प्रेरक का काम करेंगी। तो क्या होता है ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान रिएक्शन है। ये जो है कितने Cl हैं, 2 Cl, यहां से बॉन्ड टूटता है, एक Cl इधर जुड़ता है, एक Cl इधर जुड़ता है। बताओ ये क्या बना, इधर इधर तो बना हमारे पास RCl प्लस। भाई RCl ही तो RX है, एल्काइल हैलाइड ही तो बनाना सीख रहे हैं। ये क्या बना बेटे, HCl, ये बन गया HCl प्लस। यहाँ कौन सी गैस बची हमारे पास, SO2, तो ये बची SO2 गैस। तो इस तरीके से रिएक्शन आपको सीखनी है। बताओ समझ में आई गया रिएक्शन? अब यदि कोई आपको कह दे कोई मैथेन पे रिएक्शन करो जरा, तो मैथेन का यही तो है फार्मूला, CH4। देखो CH4 ही तो लिखा बेटे मैंने। यदि मैथेन पे आपको रिएक्शन करना है SO2Cl2 का, तो कर दोगे क्या रिएक्शन, कर दोगे? यहां जरूर लिख देना H और ऑर्गेनिक परऑक्साइड, ऑर्गेनिक परऑक्साइड, ये ऑर्गेनिक है, ध्यान रखना है, कभी नोट्स बनाते हुए कुछ और लिख लो इसे, ऑर्गेनिक परऑक्साइड है। तो यहां से दोनों Cl निकलेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा, एक Cl इधर एक Cl इधर, एक तो बन गया आपके पास CH3Cl, एक बना आपके पास HCl और एक बनी SO2 गैस। आपको पता है CH3Cl का नाम क्या है, क्लोरोमीथेन, या क्लोरोमीथेन नहीं कहते तो आप कह सकते हो मिथाइल क्लोराइड। क्या कह सकते हो, मिथाइल क्लोराइड।
बाकी तो पता ही है आपको, HCl और SO2 का तो पता ही है। अब जैसे मैं आपको कहूँ कि इथेन पे रिएक्शन करके दिखाओ, इथेन C2H6 को ऐसे ही तो लिखोगे, इथेन है, इथेन C2H6 है, इसके ऊपर यदि आपको SO2Cl2 का रिएक्शन करना है तो आप ध्यान रखना, सनलाइट और ऑर्गेनिक परऑक्साइड इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। ये दोनों Cl निकल के यहाँ एक Cl इधर एक Cl इधर, एक तो बनेगा आपके पास C2H5Cl, एक बनेगा HCl और एक बनेगी SO2 गैस। तो C2H5Cl का नाम तो आप बता दोगे, क्या नाम है? क्लोरो और 2 कार्बन वाला एल्केन इथेन, या फिर आप कह सकते हो इथाइल क्लोराइड। ठीक है बेटे, बता दोगे ना? तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए, बिल्कुल 100% आनी चाहिए। चलो तीसरा मेथड बताता हूं आपको, ध्यान से समझना। जो आपका एल्कीन होता है ना, एल्कीन, एल्कीन, ईन लिखा देखो मैंने यहाँ, ईन देख रहे हैं ना, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। तो एल्कीन्स पर आपको HX की क्रिया करनी है, HX हाइड्रोजन हैलाइड, एल्कीन पर HX की क्रिया द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां लिख दूं मैं इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारे ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देखो एल्कीन्स का मतलब डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन पर HX का रिएक्शन करना है। HX का मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, पता है ना HX? हाइड्रोजन हैलाइड ऐसे होते हैं, देखो ये हाइड्रोजन हैलाइड है, जैसे HF, HCl, HBr, HI, ये सब क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड है। क्या है बेटे? हाइड्रोजन हैलाइड। इसे तो मैं कहूंगा हाइड्रोजन हैलाइड, इसे कहूंगा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सब हाइड्रोजन हैलाइड है। तो आप इस रिएक्शन को देखो, बड़ी आसानी से सीख जाओगे। मान लो आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, बताओ एल्कीन है या नहीं? 2 कार्बन है तो मैं कहूंगा एथ, और डबल बॉन्ड है तो ईन, एथीन है। ठीक है, या इसे सामान्य भाषा में कहते हैं इथाइलिन, C2H4 गैस है ना, इथाइलिन। यदि इसके ऊपर आपको रिएक्शन करना है HX का, HX में मैं HCl ले लूं क्या? मान लो HCl का रिएक्शन करना है आपको इसके ऊपर, तो HCl का रिएक्शन करोगे तो आपको पता है HCl में विषम विदलन होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो इनमें से पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटेगा, ध्यान से समझो। एक तरफ तो जुड़ जाएगा H ये वाला, और एक तरफ जुड़ जाएगा Cl। ठीक है, अब बताओ यहाँ क्या बना? यहाँ क्या बना? इधर CH3 और यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या बना? CH2Cl, CH2Cl। क्या आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, और माने अथवा, C2H5Cl, एक ही तो बात है। बताओ RX बना है या नहीं बना है? क्या बना है? क्लोरो, इसका नाम है क्लोरो, और 2 कार्बन है तो इथेन, क्लोरो इथेन बना है। या फिर आप इसे कह सकते हो इथाइल क्लोराइड, क्लोरो इथेन या इथाइल क्लोराइड बना है यहाँ। ठीक है बेटे, अब यहाँ समस्या पता कहाँ आती है? देखो आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा यहाँ, ये बात कुछ ज्यादा अच्छी है, 2 स्टार लगा दूं। आपको पता है कि यदि मैं यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ले लूं, ठीक है, क्या है ये बताइए जरा? 3 कार्बन वाला एल्कीन, प्रोप माने 3 कार्बन और इन माने डबल बॉन्ड, ये प्रोपीन है। और मैं आपको यूं कह रहा कि इस प्रोपीन के ऊपर आप रिएक्शन करके दिखाओ HCl का, जरा इस पे करके दिखाओ HCl का रिएक्शन। तो यहाँ बच्चे हो जाते हैं परेशान। क्यों परेशान हो जाते हैं? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएगा आयनों में, ये यहाँ से वो पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, और उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर H पॉजिटिव को कहाँ जोड़े, इस कार्बन पे जोड़े या इधर, Cl नेगेटिव को इस कार्बन पे जोड़े या इधर जोड़े? तो बेटे यहाँ तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम एक जैसे थे, डबल बॉन्ड के इधर भी प्राइमरी कार्बन था, इधर भी प्राइमरी कार्बन था, डबल बॉन्ड के इधर भी जो कार्बन था उसके पास 2 हाइड्रोजन थे, और इधर वाले कार्बन पे भी 2 ही हाइड्रोजन थे। तो कहीं तो आप H पॉजिटिव को जोड़ दो, कहीं Cl नेगेटिव को। यदि मैं H को इधर जोड़ता, Cl को इधर जोड़ता, जब भी वही प्रोडक्ट बनता, कोई दिक्कत ना थी उसमें बिल्कुल भी। पर यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। आप इस कार्बन को देखो, 1 हाइड्रोजन है इसके पास, इस कार्बन को देखो, इसके पास 2 हाइड्रोजन है ना प्रॉब्लम? क्या ये जो डबल बॉन्ड सिमेट्रिक है?
डबल बॉन्ड, ये बैलेंस तो नहीं बन रहा है इस डबल बॉन्ड का बेटे, ये तो सिमेट्रिक नहीं है। तो यदि ये सिमेट्रिक नहीं है तो यहाँ क्या होगा, मतलब कहने की बात, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, तो कहाँ मैं H पॉजिटिव को जोड़ू, कहाँ मैं Cl नेगेटिव को जोड़ू। तो इस बात का सॉल्यूशन बताने के लिए एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था मार्कोनिकॉव। क्या नाम था? मार्कोनिकॉव। ये नाम आपने 11th क्लास में पढ़ा है और 10th में भी पढ़ा है। तो मार्कोनिकॉव ने कहा कि जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन जो होते हैं वे अलग अलग तरह के होते हैं, तो योगात्मक अभिक्रिया में जुड़ने वाला ऋण आवेशित भाग, यानी कि ऋण आवेशित आयन, नेगेटिव पार्ट, उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। दोबारा सुनो, नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन होंगे। हमें यूं पता है कि डबल बॉन्ड में से जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो बना रहेगा, जो पाई बॉन्ड है वो टूटेगा। तो नेगेटिव पार्ट जो जुड़ने वाला आपका स्पीसीज है, उस स्पीसीज का जो नेगेटिव पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ना है जहां कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट वहां जोड़ना है जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। इसका कारण पता क्या है? इसका कारण है, यदि हम इस रिएक्शन की क्रियाविधि पढ़ेंगे तो क्रियाविधि से हमें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे कभी आगे चैप्टर्स में हमें मिलेगा तो वहां मैं एक्सप्लेन करूंगा इस बात को। अभी तो आप सिर्फ इतना समझो कि नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन होंगे, और इसे कहते हैं मार्कोनिक कॉफ का नियम। ठीक है, मार्कोनी कॉफ का नियम या मार्कोनी कॉव्स रूल। ध्यान से देख लियो, मैंने शॉर्ट में लिखा मार्कोनिक कॉव्स रूल। नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा? जहां कम हाइड्रोजन है। तो क्या बनेगा? ये तो बना आपका CH3, ये पेपर में पूछा जाता है। यहाँ क्या बनेगा बताओ? CHCl, CHCl ये जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड। यहाँ क्या बना बेटे? CH3। ये बात ध्यान रखनी है आपको। किसका नियम है? मार्कोनी-कॉव्स का। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है बेटे, नाम बता दोगे इसका? इसका नाम IUPAC में क्या होगा? 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम होगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। IUPAC में तो यही होगा ना। और यदि मैं कहूं कि यार इस प्रोपाइल ग्रुप को देखियो कैसा है, तो आप कहोगे कि सर आइसो प्रोपाइल है, क्योंकि इधर को बॉन्ड नीचे जुड़ा हुआ Cl, आइसो प्रोपाइल है। तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड भी तो आप इसे कह सकते हो, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। और आइसो को कुछ बच्चे कहेंगे 2 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। देखो, एक कार्बन इससे और इससे नहीं जुड़ा हुआ। बेटे नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे एल्कोहल। एल्कोहल पर, एल्कोहल तो पता है आपको, ROH। एल्कोहल पर HX की क्रिया द्वारा, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है कि आपके पास कोई सा एल्कोहल होना चाहिए और उसके ऊपर रिएक्शन करनी है HX की। HX तो पता है ना आपको, अभी समझाया था मैंने। HX का मतलब क्या होता है? यहाँ लिख दूं जरा एक बार। HX का मतलब होता है हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सब क्या है? HX हैं। तो आप हैलोजन का जो हाइड्राइड होता है या HX होता है, हाइड्रोजन हैलाइड, उसका रिएक्शन कराओगे किसके ऊपर? एल्कोहल के ऊपर। बहुत सिंपल सी बात है। देखो मैं कुछ रिएक्शन बता रहा आपको। जैसे मैं आपको कह रहा कि मान लो हमारे पास ये एल्कोहल है ROH, इस पे रिएक्शन कराना है हमें किसी भी HX का। किसका रिएक्शन कराना है? HX का। बस एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ उत्प्रेरक का काम करता है ZnCl2, जिंक क्लोराइड। तो क्या होता है बेटे, यहाँ से तो OH और यहाँ से H निकल जाता है, और आपके पास मेन प्रोडक्ट जो बॉक्स के बाहर है वो देखो क्या है? RX, जो हम बनाना सीख रहे हैं, और साइड प्रोडक्ट निकलता है H2O। ये H2O जो है साइड प्रोडक्ट है। जैसे मैं आपको कह दूं कि मान लो आपके पास CH3OH है, पता है ना CH3OH किसे कहते हैं? पता है ना आपको? मिथाइल एल्कोहल। क्या है इसका नाम? मिथाइल एल्कोहल, या कुछ बच्चे इसे मिथेनॉल भी कहते हैं। यदि इसके ऊपर आप रिएक्शन कराओ HCl का, करा दोगे?
किसकी उपस्थिति में? ZnCl2 जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा। तो मैं यहाँ लिख दूं प्लस H2O, या तीर के नीचे भी लिख सकते हो आप माइनस H2O। मेन प्रोडक्ट आ जाएगा CH3Cl। बताओ CH3Cl क्या है? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन है, या आप इसे मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हो। ठीक है बेटे, क्लोरोमीथेन कहो या मिथाइल क्लोराइड कहो। इसी तरीके से देखो ये वाली रिएक्शन कर लोगे क्या आप? हमारे पास C2H5OH है, पता ना, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल भी आप कह सकते हो। इसके ऊपर रिएक्शन कर रहे, चलो HBr का, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। उत्प्रेरक है जिंक क्लोराइड। कौन सा उत्प्रेरक है? जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक है। यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा। मैं यहाँ लिख दूं माइनस H2O। साइड प्रोडक्ट को तीर के नीचे भी आप माइनस करके लिख सकते हो। मेन प्रोडक्ट आ गया आपके पास C2H5Br। नाम पता है आपको क्या है इसका? या तो आप ब्रोमो इथेन कहो, ब्रोमो इथेन, और या फिर आप कह सकते हो इथेन है तो मैं कहूंगा इथाइल ब्रोमाइड। आप इसे इथाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हो। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से चौथा तरीका है ये बनाने का RX। आपको क्या करना है? अल्कोहल लेना है, अल्कोहल के ऊपर रिएक्शन कराना है, किसका बेटे? HX का। अब देखो आप पांचवें तरीके को ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। पांचवा तरीका है अल्कोहल पर PCl3 का रिएक्शन करना है, PCl3 की क्रिया द्वारा। बहुत ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि ये रिएक्शंस बच्चों क्या करते हैं, रट्टा ही मारते हैं इन रिएक्शंस में, कभी समझते नहीं है कि किस तरह होती है रिएक्शन। इसलिए मैं कह रहा जरा ध्यान से आंख नाक कान सब खोल के बैठिए और दिमाग की खिड़कियां खोल के बैठिए, यदि आपको केमिस्ट्री को सीखना है। और यदि आपको नहीं सीखना है फिर तो अब तक गुजारा चल ही रहा था आपका। ठीक है बेटे, मतलब वो दुनिया कुछ और थी और ये दुनिया कुछ और है। कुछ बच्चों को तो अजीब लग रहा होगा कि यार हमने अब तक क्या करा, और कुछ बच्चों को मजा आ रहा होगा, जिन्होंने थोड़ा सीख रखा है उन्हें बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है बेटे, तो देखो अल्कोहल पर PCl3 की क्रिया करनी है, तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखोगे कि जब भी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी PCl3 का आपको रिएक्शन करना है अल्कोहल के ऊपर, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अल्कोहल के आपको 3 अणु लेने हैं। देखो ध्यान से, अल्कोहल के कितने अणु ले रहा बेटे मैं? 3। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अल्कोहल के कितने अणु लेने हैं? 3 अणु अल्कोहल के लेने हैं। ध्यान रखोगे ना किसकी क्रिया करते समय? जब भी आप PCl3 का रिएक्शन करोगे किसके ऊपर? अल्कोहल के ऊपर, तो आप अल्कोहल के कितने अणु लोगे? अल्कोहल के लोगे 3 अणु। ठीक है बेटे, अब देखो रिएक्शन कैसे होगी। इसके ऊपर मुझे रिएक्शन करना है PCl3 का, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो जब हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे तो ये तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं बेटे, तीनों बॉन्ड, ये टूट गए 3 बॉन्ड। ध्यान से देखियो कितने Cl हैं? 3। ये तीनों Cl इधर जुड़ते हैं। P कितना है? 1 फास्फोरस है, इधर जुड़ जाएगा। बहुत छोटे छोटे लिखा करो, बॉन्ड को भी हल्की लाइन से तोड़ा करो, और ये छोटे छोटे लिखा करो बहुत। 3 R हैं, 3 Cl हैं। बताओ RX बना या नहीं बना? 3 RCl बन गए बेटे। H3PO3 नहीं बना क्या? देखियो H3PO3, H कितने थे? 3। P कितना था? 1। हाँ 1 लिख रखा। ऑक्सीजन कितने थे? 3, 3 लिख रखे बेटे। H3PO4 का नाम होता है फास्फोरिक एसिड। PO4 का बता रहा मैं। जब H3PO4 का नाम फास्फोरिक एसिड है तो H3PO3 का नाम होता है फास्फोरस एसिड। इसका नाम फास्फोरस एसिड है, फास्फोरस एसिड। आपको बताया था मैंने इक और अस का क्या कारण होता है, यहाँ संयोजकता से काफी प्रभाव पड़ता है। अच्छा इस रिएक्शन को देखियो जरा, कर लोगे क्या आप? मान लो एग्जाम में आ जाए कि मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल, ये CH3OH को मिथाइल अल्कोहल ही तो कहते हो आप, या मीथेनॉल,
मान लो एग्जाम में आ गया कि मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल में रिएक्शन करना है PCl3 का, तो कर दोगे क्या रिएक्शन? भाई जिसके साथ रिएक्शन कराना होता है उसे तीर के ऊपर भी लिख लेते हैं। तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे, 3Cl हैं, तीनों Cl इधर जुड़ जाएंगे, P अकेला इधर जुड़ जाएगा, 3CH3 और 3Cl, तो 3 बनेंगे CH3Cl प्लस H3PO3 तो बनना ही बनना है, H3PO3। अब बताओ इसका नाम बता दोगे क्या? क्या नाम है इसका? क्लोरोमीथेन, या सामान्य पद्धति में मिथाइल क्लोराइड, यही तो नाम है इसका बेटे। अच्छा एक रिएक्शन और देखो जरा आप, मान लो मैं आपको कह दूं कि मुझे जो है C2H5OH के ऊपर रिएक्शन करानी है। C2H5OH को कहते हैं इथाइल अल्कोहल। क्या कहते हैं? इथाइल अल्कोहल, या फिर आप इथेनॉल भी कह सकते हो, इथेनॉल। जैसे इसका नाम पता है ना, इसका नाम क्या है? मिथाइल अल्कोहल। यहां लिख दूं क्या इसका नाम? इधर इसका नाम मिथाइल अल्कोहल है, इसका नाम, ये इसका नाम लिखा मैंने मिथाइल अल्कोहल। कभी तीर के नीचे लिख दो आप, मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल कह सकते हो आप इसे। तो ये इथाइल अल्कोहल है, और इथाइल अल्कोहल के ऊपर रिएक्शन करना है PCl3 का। तो पक्की बात है 3 अणु तो लेने पड़ेंगे, चाहे आप तीनों को अलग अलग लिख दो या तीनों को एक ही लाइन में लिख के यहाँ 3 लिख दो, तो ये तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे। कितने बॉन्ड हैं ये? 3। आपको एक नजर आ रहा होगा 3 बॉन्ड है ये, क्योंकि ये 3 अणु लिए हमने इसके। तीनों Cl तो जुड़ जाएंगे इधर, और P अकेला इधर, 3 C2H5 3 Cl, तो 3 बनेंगे C2H5Cl प्लस साथ में क्या बनेगा? देखो H कितने हैं? 3, P 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो बनेगा H3PO3 फास्फोरस एसिड। और ये बताओ क्या है? ये है क्लोरो इथेन या इथाइल क्लोराइड। क्लोरो इथेन कह दो या इथाइल क्लोराइड कह दो, एक ही बात है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो RX को। RX बनाने का ये भी बहुत अच्छा तरीका है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, और अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा तुम्हें RX बनाने के। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, हमने 5 तरीके कर लिए RX बनाने के, और अब हमारा नंबर है छठा। छठे नंबर का तरीका देखो, छठे नंबर कैसे बना सकते हो आप RX। बेटे आपको क्या करना है? अल्कोहल लेना है, और अल्कोहल पर रिएक्शन करनी है PCl5 की। अल्कोहल पर PCl5 की अभिक्रिया द्वारा, अल्कोहल पर PCl5 की अभिक्रिया द्वारा। तो यदि आप अल्कोहल पर PCl5 का रिएक्शन करते हो तो भी आपको RX मिल जाता है। क्या मिल जाता है बेटे? RX। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और सब बच्चों का सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अल्कोहल पर PCl5 का रिएक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है बेटे, तो देखते हैं कैसे होता है। बहुत बढ़िया रिएक्शन है, ध्यान से देखेंगे। मान लो आपके पास ये अल्कोहल है ROH, देखो अल्कोहल ही तो है, ये लिख दिया मैंने अल्कोहल। ठीक है, चलो मैं पूरा नाम लिख दूं इसका, एल्काइल अल्कोहल। एल्काइल R की जगह लिखा मैंने, यदि यहाँ CH3 होगा तो एल्काइल की जगह मिथाइल आ जाएगा। एल्काइल अल्कोहल है, और जब भी आप इसके ऊपर PCl5 का रिएक्शन करोगे, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, PCl5 का रिएक्शन करते हो ना, तो PCl5 की खासियत ये होती है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड तोड़ देता है PCl5। तो ये जो ऑक्सीजन परमाणु आपको स्पष्ट रूप से यहाँ नजर आ रहा है, इसके दोनों तरफ के बॉन्ड तोड़ देगा, इधर का भी और इधर का भी। हल्की लाइन खींचनी चाहिए बॉन्ड तोड़ते समय, हमेशा ध्यान रखिए, बहुत हल्की लाइन, या फिर किसी दूसरे कलर के पेन से आप ये लाइन खींच सकते हो। कितने Cl है? 5। 5 में से एक Cl तो इधर जुड़ेगा, एक Cl इधर। छोटे छोटे लिखने चाहिए, जो आपको अणु या आयन या स्पीशीज जोड़नी होती है, कहीं भी उन्हें बहुत छोटा लिखा करो अपने नोट्स में। एक Cl इधर जुड़ा, एक Cl इधर। कितने Cl बचे? 3। एक क्या बचा? P, वो बचा हुआ P और 3 Cl यहाँ जुड़ जाएंगे बीच में। बताओ ये क्या बना? ये बना RCl। RCl बेटे RX ही तो होता है। ये क्या बना? POCl3। POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड।
और ये क्या बना बताओ, HCl। बताओ ये रिएक्शन समझ में आएगा आपके? ये रिएक्शन बेटे पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। जैसे मैं कह दूं आपको, चलो इस रिएक्शन को कर रहे हैं, CH3OH, बताओ कौन है ये, कौन है? एल्काइल की जगह क्या लिखोगे, मिथाइल, और OH की जगह क्या लिखोगे, अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल है। आप मिथाइल अल्कोहल नहीं कहते तो मिथेनॉल कह दो, एक ही बात है। मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल कह दो या मिथेनॉल। यदि इसके ऊपर आपको PCl5 का रिएक्शन करना है तो कर दोगे क्या? ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड तोड़ दो, एक Cl इधर जोड़ दो, एक Cl इधर जोड़ दो, और बीच में जोड़ दो PCl3। बताओ क्या क्या बना? एक तो बना CH3Cl, और क्या बना बताओ? एक बना POCl3, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, और एक बना HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। आपको इसका नाम तो पता होगा CH3Cl का, क्या नाम है बेटे? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन कह दो, या फिर आप कह सकते हो मिथाइल क्लोराइड। आप इसे मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हो। अच्छा, एक रिएक्शन और करके दिखाओ आप। मान लो मैं आपको कह दूं C2H5OH है मेरे पास, क्या नाम है बताओ इसका? C2H5 को हम कहते हैं इथाइल, और OH ग्रुप को हम कहते हैं अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल कह दो, या आप कह सकते हो इथेनॉल। यदि इसके ऊपर आपको PCl5 का रिएक्शन करना है तो कर दोगे क्या? भाई सीधी बात है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाएंगे, एक Cl इधर, एक Cl इधर, और बीच में PCl3। बताओ क्या क्या बना? एक तो बना C2H5Cl, एक बना POCl3, और एक बना HCl। इसका नाम तो पता है आपको, क्लोरो इथेन। दो कार्बन को इथेन ही तो कहोगे, या फिर आप कह दो इथाइल क्लोराइड। बताओ बेटे ये रिएक्शन आपकी समझ में आई क्या, कि अल्कोहल के ऊपर PCl5 का रिएक्शन किस तरीके से करते हैं? चलो अच्छा, एक तरीका और बता दूं आपको, बहुत अच्छा, नंबर 7। बेटे आपके पास यदि अल्कोहल है ना, अल्कोहल, तो आप क्या कर सकते हो, अल्कोहल पर थायोनाइल क्लोराइड, इसका फार्मूला होता है SOCl2, ठीक है। सल्फ्यूरिल क्लोराइड का फार्मूला होता है SO2Cl2, और थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है SOCl2। तो हमने लिखा है अल्कोहल पर थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 की क्रिया द्वारा। बहुत अच्छा तरीका है, एकदम समझ में आ जाएगा सब बच्चों के। पर एक बात ध्यान रखनी है बेटे, इस रिएक्शन का एक नाम भी है। इस रिएक्शन का नाम है डार्जेंस अभिक्रिया द्वारा। ये जितनी भी रिएक्शंस किसी वैज्ञानिक के नाम पे है ना, वे सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है आपको ये बात। मतलब जहां भी मैं किसी साइंटिस्ट का नाम लूंगा कि यार इस रिएक्शन का नाम, जैसे मैंने अभी बताया मार्कोनिकॉव्स रूल, खरास रूल, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, यहाँ वैज्ञानिकों के नाम आए हैं, तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। जैसे मैंने यहाँ बोला कि अल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड SOCl2 का रिएक्शन करना है, और इस रिएक्शन का नाम है डार्जेंस रिएक्शन, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वैज्ञानिक का नाम आया है तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मान लो आपके पास बेटे अल्कोहल है, और अल्कोहल के ऊपर आपको रिएक्शन करना है थायोनिल क्लोराइड का, SOCl2 का रिएक्शन करना है। तो थायोनिल क्लोराइड बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन करता है जैसे PCl5 करता है, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड तोड़ देगा, एक Cl इधर जुड़ेगा, एक Cl इधर, दो Cl है ना इसके पास, और बचा SO वो बीच में जुड़ जाएगा, ये SO जो बचा है वो बीच में जुड़ जाएगा। तो यहाँ बनेगा RCl प्लस SO2 गैस बनी, प्लस ये तो SO2 बनी ना, और ये क्या बना, HCl। इस तरीके से रिएक्शन होती है बेटे थायोनिल क्लोराइड की। जैसे इस रिएक्शन को देखो आप, CH3OH क्या है बताओ, ये CH3OH है बेटे मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, या आप इसे कह सकते हो मिथेनॉल। मिथाइल अल्कोहल कह दो या मिथेनॉल कह दो। यदि इसके ऊपर आपको थायोनिल क्लोराइड
यानी SOCl2 का रिएक्शन कराना है तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाएंगे। कितने Cl हैं? 2। एक Cl इधर जुड़ेगा, एक Cl इधर जुड़ेगा और बीच में जुड़ेगा SO। ये SO बचा है ना, तो क्या बनेगा बताओ? CH3Cl तो एक बना, प्लस SO2 गैस एक बनी, प्लस HCl एक बना। अब CH3Cl का नाम आपको पता है, क्लोरोमीथेन, या आप कह सकते हो मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड भी तो कह सकते हो। अच्छा, इसी तरीके से इस रिएक्शन को भी देख लो। मान लो आपके पास C2H5OH है। C2H5OH को आप कहते हो इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, या इथेनॉल आप कहोगे IUPAC में, इथेनॉल। यदि इसके ऊपर आपको थायोनील क्लोराइड का रिएक्शन कराना है SOCl2 का, तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाएंगे। एक Cl इधर, एक Cl इधर, बीच में SO। क्या बना बताओ? C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। इसका नाम बताओ क्या है? क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड, यही तो है बेटे। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन ध्यान रखनी है, और नाम मैं बार बार इसलिए लिखता रहता हूं इनके, जिससे आपका रिवीजन हो जाए, आपको प्रैक्टिस हो जाए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 8 पे बेटे हम पढ़ रहे हैं हैलोजन विनिमय द्वारा। लिखा हुआ है हैलोजन विनिमय, माने अदला बदला करना, एक्सचेंज करना, इसे कहते हैं। ध्यान से समझना है, ये भी रिएक्शन वैज्ञानिक के नाम पे है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है कोनॉट फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। तो कोनॉट फिंकेल्स्टाइन ने इस रिएक्शन के बारे में बताया था, और मैं बार बार आपको कहता हूं कि जिस रिएक्शन का नाम किसी वैज्ञानिक के नाम पर होता है, वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, एग्जाम के लिए। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ध्यान से देखेंगे। मान लो आपके पास RX है। क्या है? RX, एल्काइल हैलाइड, और उसका रिएक्शन आपने कर दिया सोडियम आयोडाइड के साथ, NaI के साथ। किसके साथ करा बेटे? NaI के। तो NaI के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा? ये X तो यहां से हट जाएगा Na के साथ जाके, और I आ जाएगा इसकी जगह। आपके पास बन जाएगा RI, एल्काइल आयोडाइड, प्लस साइड प्रोडक्ट क्या निकला है? NaX, सोडियम हैलाइड, ये निकला है साइड प्रोडक्ट। जैसे मैं आपको कह दूं कि CH3Cl है, CH3Cl, इसका रिएक्शन आप यदि सोडियम आयोडाइड के साथ करा दोगे तो करा दोगे ना रिएक्शन, ये निकल जाएगा। क्या बना बताओ? CH3I प्लस साइड प्रोडक्ट क्या निकला? NaCl। जैसे मैं आपको कहूं कि हमारे पास C2H5Br है, इसका रिएक्शन आप सोडियम आयोडाइड के साथ करा दो तो क्या निकलेगा बताओ? यही तो निकलेगा। C2H5I मेन प्रोडक्ट और सोडियम ब्रोमाइड साइड प्रोडक्ट। ये चीज आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल कि ये मिथाइल क्लोराइड है, इथाइल ब्रोमाइड है। ये क्या है? मिथाइल आयोडाइड, और ये इथाइल आयोडाइड। इसे आप आयोडोमीथेन, इसे आयोडोइथेन भी कह सकते हो। ठीक है बेटे। अच्छा, एक और तरीका सीखो, नंबर 9 लिख दूं मैं यहाँ। कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट पर मतलब आपको क्या करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे आप कहते हो RCOOH, उसका कोई सिल्वर साल्ट यानी चांदी का लवण लेना है, और उस पे रिएक्शन करानी है ब्रोमीन की। इस रिएक्शन का नाम भी होता है एक स्पेशल बोरोडीन हुंसडीकर। इंपॉर्टेंट है, ये भी वैज्ञानिक का नाम लिख रहा मैं, बोरोडीन हुंसडीकर। यहां लगा दूं, अभिक्रिया द्वारा। जहां भी किसी रिएक्शन में आपको किसी वैज्ञानिक का नाम नजर आता हो तो आप समझ लेना कि इंपॉर्टेंट है।
कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट है, उसके ऊपर रिएक्शन करनी है बोरोडीन होल्स डीकर रिएक्शन। बहुत सिंपल है, एकदम समझ में आ जाएगा। देखो RCOOH होता है ना, तो सिल्वर लवण बनाना है तो H हटा के मैंने Ag लगा दिया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट हुआ। इसके ऊपर हमने ब्रोमीन का रिएक्शन कराया है, उत्प्रेरक है CCl4 और इसकी उपस्थिति में आसवन करेंगे हम। इसका आसवन तो पता है आपको किसे कहते हैं, वाष्पन प्लस संघनन। वाष्पन करो और फिर संघनन करो। कितने Br हैं, 2, ये बॉन्ड टूट जाएंगे, एक Br इधर जुड़ेगा, एक Br इधर जुड़ेगा, प्रोडक्ट बना दो आप। क्या क्या बना, RBr, RBr RXC तो है बेटे, प्लस ये कौन सी गैस निकली बीच में से बताइए, CO2, प्लस ये क्या बना, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। जैसे मैं आपको कह दूं कि हमारे पास RCH2 CH2 COOAg है, इसके ऊपर करा दोगे क्या बोरोडीन होल्स डीकर रिएक्शन, करा दोगे। ये लिख दिया मैंने CCl4, ये लिख दिया आसवन। आसवन को इंग्लिश में डिस्टिलेशन कहते हैं। ये वाला बॉन्ड गया, ये वाला बॉन्ड गया, एक Br इधर जुड़ा, एक Br इधर जुड़ा, ठीक है। ये वाला नहीं जाने का बॉन्ड, क्योंकि ये खाली R के बाद ये भी तो पूरा एल्काइल ग्रुप है, ये पूरा एल्काइल ग्रुप है, यहां जुड़ेगा। बताओ समझ में आया ना क्यों, अभी मैंने R पे ध्यान दिया था, पता चला है तो पूरा ही एल्काइल ग्रुप है, तो बॉन्ड ये वाला तोड़ना है। एक बनेगा RCH2 CH2 Br, RCH2 CH2 Br, और CO2 गैस तो बननी है, और AgBr भी बनना ही बनना है। तो इस तरीके की रिएक्शन होती है बोरोडीन होल्स डीकर रिएक्शन। अच्छा एक और समझो आप मेथड, बहुत अच्छा। जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है ना, ग्रिगनार्ड रिएजेंट जिसे आप कहते हो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ग्रिगनार्ड रिएजेंट पर X2 की क्रिया द्वारा यदि आपके पास कोई ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, उसके ऊपर आपको रिएक्शन करनी है हेलोजन की, तो उसका रिएक्शन करने से भी आपको RX मिल जाता है। क्या मिल जाता है बेटे, RX। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबको पता होना चाहिए। ऐसा होता है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक RMgX, ये होता है ग्रिगनार्ड एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। यदि इसके ऊपर आप रिएक्शन करा दोगे हेलोजन की इस तरीके से X2 की, तो X2 का रिएक्शन कराने से क्या होता है कि यहां से जो है क्या निकलता है, MgX2, ये निकल जाता है MgX2। मैग्नीशियम जैसे MgCl2 MgBr2 ये तो निकल जाएगा, यहाँ लिख दूं MgX2 तो निकल गया एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आता है RX। RX ही तो बनाना सीख रहे बेटे हम, जब से RX ही तो बनाना सीख रहे। जैसे मैं कह सकता हूं कि ग्रिगनार्ड में एक जाना पहचाना ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है C2H5 MgBr, ये है। यदि इसका रिएक्शन आप ब्रोमीन से करा दोगे ना Br2 से, तो यहां से क्या निकलेगा, ये निकलेगा MgBr2। तो MgBr2 तो साइड प्रोडक्ट है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मेन प्रोडक्ट है C2H5Br, C2H5Br। बता सकते हो नाम, ब्रोमो इथेन। क्या नाम है बेटे, ब्रोमो इथेन, इसे आप ब्रोमो इथेन कह सकते हो। अच्छा एक मेथड और सीख लो, अभी जगह बच रही थोड़ी। एक मेथड सीखो आप ईथर का। ईथर पर PCl5 की क्रिया द्वारा, भाई ईथर पता है ना आपको किसे कहते हैं, ईथर। वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा ही, पर अभी एक बात समझ लो कि ईथर यदि आपके पास है, ईथर का फार्मूला ऐसा होता है ROR, ये होता है ईथर। और PCl5 का रिएक्शन मैंने आपको सिखाया है अभी थोड़ी देर पहले। PCl5 ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड तोड़ देता है, एक Cl इधर जुड़ेगा, एक Cl इधर, और बीच में जुड़ेगा PCl3। बताओ, एक RCl दूसरा RCl, एक RCl बना, बीच में बना POCl3 और दूसरा RCl बना।
मैंने दोनों आरसीएल इसलिए अलग अलग लिखे, मान लो ये CH3 है, ये C2H5 है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड बनेगा। जैसे एक रिएक्शन बता रहा मैं आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 है, इसके ऊपर हमें रिएक्शन कराना है PCl5 का, तो करा दोगे क्या रिएक्शन? ये बॉन्ड टूट जाएंगे, 5 Cl है, एक Cl इधर, एक Cl इधर, और बीच में P और तीनों Cl, CH3Cl तो एक बनेगा, CH3Cl क्लोरोमीथेन, ये बना, बीच में बना POCl3 और ये बना C2H5Cl। बताओ समझ में आती है क्या ये बात? आपके समझ में आनी चाहिए बेटे। तो ये सारे मेथड हैं बनाने के। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन लगा रहे, चलो हम स्क्रीनशॉट लो, अच्छा जल्दी से आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो बेटे हमारी किताब का उदाहरण नंबर 3 और 4 यहाँ लिखे हुए हैं। देखो उदाहरण 3 क्या है, इन्होंने कहा है CH3 का होल ट्वाइस CH CH2 CH3 के मुक्त मूलक क्लोरीनन, क्लोरीनन का मतलब क्लोरीनीकरण, हैलोजनीकरण से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयवों को पहचानिए। तो हमें बताना है कि इसका जब आप क्लोरीनीकरण करोगे इस यौगिक का, तो कहां कहां क्लोरीन जुड़ सकता है हाइड्रोजन को हटाकर। ठीक है बेटे, तो देखो जरा, ये एक इस कार्बन के ऊपर 2 CH3 जुड़े हुए हैं, इस कार्बन के ऊपर 2 CH3, देखो ये कार्बन ये बनाया, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, थोड़ा ऊपर बनाऊं जगह कम है, ध्यान से समझेंगे सब। ये वाला कार्बन ये बना दिया, एक CH3 इधर और एक CH3 नीचे। अब ये वाला कार्बन बना दिया मैंने, ये वाला, और फिर बना दिया ये वाला कार्बन। यही तो स्थिति है, देखो 1 2 3 और 2 5, 1 2 3 और 2 5। तो मैं ऐसे ऐसे 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 1 5। ध्यान से देखेंगे सब। तो यहाँ सवाल आता है कि क्लोरीन कहाँ कहाँ जुड़ सकता है। बेटे क्लोरीन यहाँ भी जुड़ सकता है पहले नंबर पे, और यहाँ दूसरे नंबर पे भी जुड़ सकता है, और यहाँ बेटे तीसरे नंबर पे भी। ऊपर जोड़ दूं, इसके ऊपर सही जगह आप जोड़ देना, मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ, क्लोरीन जोड़ना है, क्लोरीन जोड़ दोगे ना। अब मेरे पास तो जगह थोड़ी कम है यहाँ, पहले कार्बन पे जोड़ दिया, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, और क्लोरीन यहाँ भी जुड़ सकता है इधर, इसके ऊपर नीचे जोड़ दूं चलो। तो इस तरीके से 4 तरह के आपको क्या मिलेंगे, समावयवी मिलेंगे। बस आप हाइड्रोजन पूरे कर दोगे सर, ये हो जाएगा 3, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, और यहाँ 3, यहाँ भी 3, और यहाँ 1। नियम तो याद है ना आपको, कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 4। ठीक है, जितनी संयोजक, ये तो पूरे 4 बॉन्ड हो रहे। जहां भी संयोजकता की कमी होती है वो संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी कर देनी चाहिए। यदि कहीं मैं गलती करूंगा तो उसे सही कर लेना आप अपने आप। आपको पता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 4। तो ये हो गया पहला हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद लिखिए, प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे वो पूछा है इन्होंने। तो मुझे एक बात बताओ बेटे, यदि पहला रिएक्शन देखो HBr का रिएक्शन होना है, तो आपको पता है H पॉजिटिव Br नेगेटिव, और डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होना है, पाई बॉन्ड टूटेगा, ये वाला टूटेगा पाई बॉन्ड। तो यहाँ लगेगा मार्कोनी-कॉव्स रूल। कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनी-कॉव्स रूल। ये लिख दिया मैंने MKR। नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा कम हाइड्रोजन पे। यहाँ इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे तो 1 ही हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये जो Br नेगेटिव है वो यहाँ जुड़ेगा, यहाँ इस जगह, और H पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा, इस जगह। तो इस कार्बन पे तो जुड़ेगा Br नेगेटिव, और इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा कौन, H। ये चीज ध्यान रखनी है। मार्कोनी-कॉव्स रूल कहता है नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां कम हाइड्रोजन होते हैं। तो ये बेंजीन रिंग मैंने एज इट इज बना दिया, ज्यों का त्यों ये बना दिया, और बेटे इस पे ये जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन,
और ये बन गया सिंगल बॉन्ड, और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है। अब जो दो नई चीज आई है, नेगेटिव पार्ट यानी Br नेगेटिव तो इधर जुड़ेगा, तो यहाँ तो जुड़ जाएगा Br, और बेटे H पॉजिटिव जुड़ेगा इधर, ये H पॉजिटिव। तो इस तरह का प्रोडक्ट आपके सामने आएगा। ठीक है, पता है ना मार्कोनी कॉफ्स रूल, नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन पे, पॉजिटिव पार्ट ज्यादा हाइड्रोजन पे। अब यहाँ देखो इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन में भी MKR लगेगा, मार्कोनी कॉफ्स रूल, प्लस माइनस है ना। आपको पता है कि ये बॉन्ड में से पाई बॉन्ड टूट जाएगा, नेगेटिव पार्ट इधर एक हाइड्रोजन है इधर दो, तो Cl नेगेटिव यहाँ जुड़ेगा, यहाँ Cl नेगेटिव जुड़ेगा, यहाँ H पॉजिटिव जुड़ेगा। नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन पे जुड़ता है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ देख लेना चाहिए कौन से कार्बन पे कम हाइड्रोजन है। तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या लिखूं बेटे, CHCl नीचे लिख दूं, Cl चाहे बराबर में लिख देना आप, और सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसे देखो जरा, यहाँ इन्होंने देखो क्या दिया है, परऑक्साइड। यदि इन्होंने परऑक्साइड दे दिया तो साफ बात है यहाँ लगेगा एंटी मार्कोनी कॉफ्स रूल। कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनी कॉफ्स रूल। और एंटी मार्कोनी कॉफ्स रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, इस पे दो, तो यहाँ जुड़ेगा Br नेगेटिव और यहाँ जुड़ेगा H पॉजिटिव। नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मार्कोनी कॉफ्स रूल में तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है मार्कोनी कॉफ्स रूल में। और जब आप परऑक्साइड ले लेते हो तो इसका संविदलन होता है। फिर भाई यदि आपने कोई भी पदार्थ नहीं लिया तो HBr का तो विषम विदलन होगा, आपको पता है, और HBr का विषम विदलन होगा तो सीधी बात है, विषम विदलन होगा तो इसका मतलब पहले इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही जाके जुड़ेगा, जिसे आप कह सकते हो H पॉजिटिव। तो यहाँ तो जो अभिक्रिया की क्रियाविधि है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि से ये रिएक्शन होती है। और ये वाली ये मुक्त मूलक अभिक्रिया, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि से होती है। जब परऑक्साइड लेते हो तो अभिक्रिया की क्रियाविधि बदल जाती है, मैकेनिज्म, मोड ऑफ एक्शन बदल जाता है, मैकेनिज्म बदल जाता है। बस आप इतनी बात ध्यान रखो कि यदि परऑक्साइड लिया है तो नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, तो ये बना दिया लो बेंजीन रिंग। उसके बाद CH2 बना दिया, ये बना दिया CH2। CH2 के बाद यहाँ C, सिंगल बॉन्ड C, ये H पहले से जुड़ा हुआ था, सिंगल बॉन्ड में बदल गया क्योंकि पाई बॉन्ड टूट गया, और CH2 था। अब बताओ नई चीज क्या जुड़ी, इसके ऊपर तो जुड़ा Br, तो आप लिख सकते हो कि यहाँ तो जुड़ गया Br, और इसके ऊपर जुड़ गया H, तो यहाँ लिख सकते हो H। तो इस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे बेटे। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ हमने यूज किया है मार्कोनी कॉफ का नियम और एंटी मार्कोनी कॉफ का नियम। ठीक है बेटे, अच्छा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, अगले क्वेश्चन करा रहा हूँ। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो बेटे पाठ्य निहित का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इन्होंने कहा है एल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया में H2SO4 का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्कोहल और KI की क्रिया में H2SO4 का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, ध्यान से समझेंगे बेटे। KI क्या करता है, ये जो KI है, यदि H2SO4 का प्रयोग करोगे आप एल्कोहल और KI की क्रिया में, तो H2SO4 KI से क्रिया कर लेगा। ये तो KI है, ये है H2SO4, देखो H2SO4 लिखा है ना, तो यहाँ से H और यहाँ से I निकलेगा, HI बन गया और साथ में बन गया KHSO4। अब क्या होता है कि ये जो HI है, इस HI को क्रिया करनी चाहिए ROH के साथ। किसके साथ करनी चाहिए, ROH के साथ। ROH की HI के साथ निम्न अभिक्रिया नहीं हो पाती है। भाई एल्कोहल की HI, ये जो HI बनता है इसकी क्रिया एल्कोहल के साथ होनी चाहिए, और आपको पता है यहाँ से OH और यहाँ से H निकल के H2O निकल जाएगा, मेन प्रोडक्ट बनेगा RI। ये वाला रिएक्शन नहीं हो पाता है। RI तो बेटे एल्काइल हैलाइड है, RX है, यही तो बनाना था। पर सवाल ये है कि चलो KI के साथ H2SO4 ने रिएक्शन करके HI बना लिया, अब HI के साथ एल्कोहल ROH ने क्रिया क्यों नहीं की है। इसका कारण बेटे अपने आप H2SO4 ही है। क्यों नहीं किया है, देखो यहाँ लिख रखा है
क्योंकि H2SO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण HI का ऑक्सीकरण पहले ही I2 में कर देता है, यानी कि अल्कोहल को मौका ही नहीं देता है HI के साथ क्रिया करने का। H2SO4 मैंने आपको पढ़ाया था जब हम 16वां ग्रुप पढ़ रहे थे ना, ग्रुप नंबर 16 पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो वहां आपको बताया था कि H2SO4 होता है एक प्रबल ऑक्सीकारक। तो H2SO4 इसलिए टूटता है H2O, SO2 और नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन HI को मिल जाती है, ये जो HI बना है। और क्या होता है, 2H और एक ऑक्सीजन, देखो 2H और एक ऑक्सीजन, H2O बन जाता है और साथ में 2I है, आयोडीन गैस बन जाती है। इसका मतलब यह है कि H2SO4 HI का ऑक्सीकरण I2 में कर देता है, पहले ही इस काम को निपटा देता है H2SO4, और अल्कोहल को बेचारे को HI के साथ रिएक्शन करने का मौका ही नहीं मिलता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस अभिक्रिया के लिए यदि हमें अल्कोहल का KI से रिएक्शन कराना है तो इस अभिक्रिया के लिए हम H2SO4 का प्रयोग नहीं करते हैं। आप H3PO4 का प्रयोग कर सकते हो। मैं लिख दूं यहां जरा, आप कर सकते हो बेटे, यहां लिख रहा मैं H3PO4 का प्रयोग कर सकते हैं, लिख लेना इसे ब्लॉक में अलग, ठीक है। H3PO4 का प्रयोग कर सकते हो आप। अब आ जाओ आप पाठ्य निहित के क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये तो पाठ्य निहित का पहला था, पाठ्य निहित का चौथा क्वेश्चन है हमारे टॉपिक से रिलेटेड। C5H12 यानी कि 5 कार्बन और हाइड्रोजन 12 अणु सूत्र वाले समावयवी एल्केन्स में से उनको पहचानिए जो प्रकाश रासायनिक क्लोरीनीकरण पर निम्न देता है। मतलब आपको जो है पेंटेन है, ये पेंटेन, पेंटेन में नॉर्मल भी हो सकता है, आइसो भी हो सकता है और नियो भी हो सकता है। तो पेंटेन में ऐसा बताना है जो क्लोरीन से रिएक्शन करके नंबर 1 केवल एक मोनोक्लोराइड देता हो, और 3 मोनोक्लोराइड देता हो, और 4 मोनोक्लोराइड देता हो। 3 तरह के समावयवी बताने हैं। अब देखो ध्यान से, उत्तर को ध्यान से समझना पड़ेगा बेटे। पेंटेन के समावयवी एक तो ये हो सकता है, देखो पेंटेन ही तो लिख रखा, कौन सा पेंटेन है ये बताओ, नियो पेंटेन है। देखो 1 2 3 4 5 नियो पेंटेन है, और 3 चौक 12 है हाइड्रोजन। देखो तो या तो नियो पेंटेन होगा, या फिर इस पेंटेन को देखना 1 2 3 4 5 नॉर्मल पेंटेन है, या फिर इस पेंटेन को देखो एक ब्रांच निकल रही, 5 में से 4 गया, 1 4 सीधे और एक यहाँ जोड़ दिया इधर से दूसरे नंबर पे, ये है आइसोपेंटेन। अब इन्होंने कहा कि इनमें से वो बता दो जो केवल एक ही तरह का हेलाइड बनाता हो, एक तरह का क्लोराइड बनाता हो। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने नियोपेंटेन इसलिए लिखा है क्योंकि नियोपेंटेन जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये जो चारों आपके पास कार्बन हैं, चारों कार्बन एक जैसे हैं। देखो प्राइमरी नहीं है क्या चारों कार्बन, जब चारों कार्बन प्राइमरी कार्बन है तो रिएक्शन चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, रिएक्शन बनेगा तो एक ही प्रोडक्ट, एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो मान लो रिएक्शन यहाँ हो गई है, तो यहाँ से H और यहाँ से एक Cl निकल गया, HCl निकल गया, और जो H खाली हुआ उसकी जगह कौन आ जाएगा, Cl। तो इन्होंने कहा है केवल एक मोनोक्लोराइड, तो केवल एक मोनोक्लोराइड के पहले नंबर के सवाल पे पहले नंबर का उत्तर है नियोपेंटेन, यानी कि ये रिएक्शन लिखनी है हमें। फिर कहा है 3 मोनोक्लोराइड, भाई 3 तरह के मोनोक्लोराइड। देखो ये नॉर्मल पेंटेन है, Cl2 का रिएक्शन करोगे HCl निकलेगा। अब Cl या तो पहले कार्बन पे जुड़ेगा, या तो दूसरे पे, या तो तीसरे पे, ठीक है। ये चौथा नंबर नहीं है, यदि यहाँ जुड़ा तो 1 2 दूसरा नंबर है, यदि यहाँ जुड़ा तो पहला नंबर है। तो 3 स्थितियां ही बनती हैं नॉर्मल पेंटेन में। कितनी पोजीशन बनती है, 3, 1 2 3। तो आप क्या करोगे, या तो Cl को जोड़ोगे, पहले नंबर पे जोड़ दिया Cl, पहले नंबर पे जोड़ दिया, देखो ये बना रखा, या फिर जोड़ दिया मैंने दूसरे नंबर पे, और या फिर जोड़ दिया पहले दूसरे तीसरे नंबर पे। 3 तरह के हैलाइड बनेंगे। अब आप हाइड्रोजन पूरे कर दोगे ना, यहाँ CH3 CH2 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 Cl, हाइड्रोजन पूरे करके लिखना है नोट्स में, कभी आप ऐसे ही लिख दो इसे। अच्छा इसे देखो, यानी कि दूसरे में पूछा था 3 तरह के मोनोक्लोराइड कौन बनाएगा, भाई 3 तरह के मोनोक्लोराइड ये बनाएगा जो नॉर्मल पेंटेन होगा। 3 तरह के बनाए, 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन और 3 क्लोरोपेंटेन।
फिर कहा कि कौन बनाएगा 4 तरह के मोनोक्लोराइड, 4 तरह के मोनोक्लोराइड बनाएगा आइसोपेंटेन, क्योंकि एक यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है और यहाँ, ये और ये दोनों एक पोजीशन नहीं है, ध्यान रखनी है आपको बात। नंबरिंग यदि इधर जुड़ रहा तो इधर से होगी और यदि इधर जुड़ रहा तो इधर से होगी, क्योंकि ये CH3 साइड चेन है ना, तो इसलिए आइसोपेंटेन में ये और ये दोनों अलग अलग पोजीशन है, ये और ये अलग अलग पोजीशन है। यहाँ भी जुड़ सकता है एक, तो वो बन जाएगा समावयवी, यहाँ जुड़ेगा तो एक ये, एक ये, एक ये। तो हम क्या करेंगे, Cl मैंने या तो जोड़ दिया पहले कार्बन पे, या तो जोड़ दिया दूसरे कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे नीचे जगह नहीं है ऊपर जोड़ रहा, और चौथे कार्बन पे इस तरह। हाइड्रोजन आप पूरे कर लेना जरूर। तो इस तरह आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का। इन्होंने कहा है कि कौन सा पेंटेन का कौन सा समावयवी ऐसा है जो केवल एक तरह का हैलाइड बनाएगा, कौन सा समावयवी ऐसा है जो 3 तरह के हैलाइड बनेगा, 3 तरह के हैलाइड बनाएगा नॉर्मल पेंटेन। पेंटेन का ऐसा कौन सा समावयवी है जो 4 तरह के हैलाइड बनाएगा, आइसोपेंटेन है। तो ये 3 रिएक्शन लिख के आनी है, बस आप हाइड्रोजन पूरे कर लेना यहाँ पे जरूर। स्क्रीनशॉट लो अच्छा जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब देखेंगे हम पाठ्य निहित का क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखियो जरा, पाठ्य निहित का 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया के मुख्य मोनोहेलो उत्पाद को समझाइए या बनाइए। तो हमें बनाना है बेटे इसका मुख्य मोनोहेलो उत्पाद। देखो जरा पहला पार्ट देखो, ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, यानी कि साइक्लोहेक्सेन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और रिएक्शन करानी है थायोनिल क्लोराइड की। आपको पता है ना SOCl2 का रिएक्शन मैंने आपको सिखाया है। SOCl2 का मतलब होता है थायोनाइल क्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड भी आप उसे कह सकते हो। बेटे जब SOCl2 रिएक्शन करता है तो कैसे करता है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाते हैं, यह चीज मैंने आपको सिखाई थी। और कितने Cl हैं? 2, एक Cl इधर जुड़ेगा, एक Cl इधर जुड़ेगा और बीच में जुड़ेगा SO। तो क्या बनेगा बताओ? ये तो आ गया आपका साइक्लोहेक्सेन और इसके ऊपर यहां जुड़ जाएगा Cl प्लस, यहाँ कौन सी गैस बनी बीच में? ये बनी SO2 गैस और यहाँ क्या बना ये बना बेटे HCl। तो इस तरह के आपको 3 प्रोडक्ट मिलेंगे और इनमें से जो मेन प्रोडक्ट है वो है बेटे ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। इसका नाम क्या है? क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन इसका नाम है। और इस अभिक्रिया को मैंने पहले भी आपको बताया था, इसका नाम है डार्जेन अभिक्रिया। जब अल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन होता है तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं डार्जेन अभिक्रिया, ठीक है बेटे। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में इन्होंने बेंजीन रिंग दे रखा है, इधर NO2 जुड़ा है, उधर CH2 CH3 यानी C2H5 इथाइल ग्रुप। तो नंबरिंग आप इधर से करोगे 1 2 3 4, 4 नाइट्रो इथाइल बेंजीन, ठीक है बेटे। 4 नाइट्रो इथाइल बेंजीन इसका नाम है। इसके ऊपर हमें रिएक्शन करानी है किसकी? Br2 की रिएक्शन करानी है। और इन्होंने साफ लिख रखा है, तीर के ऊपर देखो क्या लिख रखा है, या तो ऊष्मा, डेल्टा का मतलब गर्म करना या ऊष्मा, या फिर होना चाहिए पराबैंगनी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट लाइट। तो इसमें रिएक्शन कैसा होता है कि यहां से तो निकलता है H और यहां से निकलता है Br। अब एक बात आपको समझनी है, देखो ये हैलोजनीकरण है, माने ब्रोमीनीकरण है। और ब्रोमीनीकरण या हैलोजनीकरण में आपको पता है कि ये जो प्राइमरी, ये तो है कार्बन प्राथमिक, ये है द्वितीयक। आपको पता है प्राथमिक कार्बन के मुकाबले जो द्वितीयक कार्बन है उस पे उपस्थित हाइड्रोजन, जिन्हें आप कहते हो द्वितीयक हाइड्रोजन, वे ज्यादा विस्थापनीय गुण दिखाते हैं। तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Br, ये लिख दिया मैंने -HBr। HBr निकल गया एज ए साइड प्रोडक्ट। इसे -HBr को यहाँ ना लिख के आप यहाँ भी लिख सकते हो प्लस करके HBr साइड प्रोडक्ट। ये मैं बेंजीन रिंग बना रहा, ये बना दिया बेंजीन रिंग और इसके इस जगह जुड़ा हुआ है NO2, ये बना दिया NO2 नाइट्रो ग्रुप। और यहाँ क्या बचा है अब? CH, ये लिख दिया CH और इसके ऊपर नई चीज क्या आई है? इसके ऊपर जुड़ा है Br सिंगल बॉन्ड,
यहाँ क्या है CH3। ठीक है बेटे, तो इस तरह का हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो आप जब नंबरिंग करोगे, इस पे नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4, और इस पे नंबरिंग करोगे कार्बन की चेन पे 1 2। तो दो कार्बन की चेन में कितने सदस्य हैं? दो, एक तो CHBr वाला और एक CH3 वाला। तो मुझे ये बताओ, इस दो चेन में जो कार्बन परमाणु की दो श्रृंखला है, इसमें पहले कार्बन पे क्या है? ब्रोमो, और पहले कार्बन पे ही है 4 नाइट्रोफिनाइल। देखो 1 पे ब्रोमो है, ये लिख दिया 1 ब्रोमो, और 1 पे ही जुड़ा हुआ है 4 नाइट्रोफिनाइल। देखो 4 नाइट्रोफिनाइल ही तो ग्रुप है ये बेंजीन रिंग जिसके ऊपर NO2 जुड़ा हुआ है चौथे नंबर पे, ये 4 नाइट्रोफिनाइल है। और एल्केन में क्या लिखेंगे? दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथेन। जो श्रृंखला है वो दो कार्बन की है, इसका नाम आप लिख सकते हो 1 ब्रोमो 4 नाइट्रोफिनाइल इथेन। ठीक है, तो 1 पे तो ब्रोमो है और 1 पे ही है 4 नाइट्रोफिनाइल इथेन। अब यहाँ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ब्रोमीन का रिएक्शन आपने यहाँ करा, यहाँ क्यों नहीं करा? वो तो हमारी समझ में आता है, पर हाइड्रोजन तो इसमें बेंजीन रिंग में हर जगह ही होता है भाई। यहाँ भी CH होगा, यहाँ भी CH होगा, यहाँ भी CH होगा, यहाँ भी 1 2 3 4 जगह तो ऐसी हैं जहाँ हाइड्रोजन होगा। बेटे आपको एक बात बताता हूँ, और डबल बॉन्ड भी होगा। ऐसा भी तो हो सकता था कि कोई सा एक डबल बॉन्ड टूट जाए, एक ब्रोमीन इधर जुड़ जाए, एक इधर। ये लिख रखा है मैंने नोट, इस नोट को ध्यान से देखो। ब्रोमीनीकरण बेंजीन रिंग में नहीं होता है, यानी कि बेंजीन रिंग में ब्रोमीनीकरण का रिएक्शन नहीं होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमारे पास बेंजीन रिंग है, इधर जुड़ा हुआ है CH2OH और इधर जुड़ा हुआ है OH। OH ज्यादा सीनियर है तो नंबरिंग हमने इधर से करी 1 2 3 4। इसका नाम है 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल। देखो हाइड्रोक्सी मिथाइल है ना, ये कौन से नंबर पे आ रहा है? चौथे नंबर पे। 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। फिनॉल इसलिए कहा क्योंकि बेंजीन रिंग पे OH आ रहा है तो उसे फिनॉल कहते हैं। इसका रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है? HCl के साथ। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, यहां से तो निकलेगा OH और यहां से निकलेगा H। तो तीर के नीचे लिख दूं मैं -H2O, वैसे बाद में भी लिख सकते हो आप, प्लस H2O यहां पर लिख सकते हो। तो प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, ये तो बना दिया बेंजीन रिंग। और बेटे यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? OH, जो का तो है, और इस पे CH2 के साथ कौन आ गया बताओ? OH तो यहाँ से चला गया, OH की जगह जो खाली हुई वहां कौन आएगा? Cl। तो ये बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट कि इसके ऊपर क्या है। यदि यहाँ नंबरिंग करोगे ना आप, तो फिनॉल मुख्य ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक समूह या प्रधान क्रियात्मक समूह है OH। नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4। तो मुझे यूं बताओ नंबर 4 पर कौन सा ग्रुप आ रहा है? क्लोरोमिथाइल आ रहा। कौन सा आ रहा बेटे? क्लोरोमिथाइल। जैसे यहाँ हाइड्रोक्सी मिथाइल था, ये हाइड्रोक्सी मिथाइल था, ये क्लोरोमिथाइल है नंबर 4 पे। तो मैं लिखूंगा 4 क्लोरोमिथाइल। यहाँ था फिनॉल और यहाँ भी क्या होगा? फिनॉल। अब एक बात ध्यान रखनी है आपको, सिर्फ एक बात ये ध्यान रखनी है, लिख रखा मैंने नोट में, देखो फिनोलिक हाइड्रोक्साइड ग्रुप क्लोराइड ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित नहीं होता है। मतलब फिनॉल पे जुड़ा हुआ OH ग्रुप जो है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ OH ग्रुप, देखो बेंजीन रिंग पे जो डायरेक्ट OH ग्रुप होता है उसे कहते हैं फिनोलिक OH ग्रुप। इस वाले OH ग्रुप पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ से OH और यहाँ से H निकला, क्या यहाँ से OH और यहाँ से H नहीं निकल सकता क्या? तब भी तो H2O निकलेगा, और ये जो फिनॉल है उसकी जगह क्या आ जाएगा? Cl। तो मैं आपको बता दूं कि फिनॉल वाला जो OH ग्रुप होता है, यानी कि बेंजीन रिंग पे जुड़ा हुआ जो OH ग्रुप होता है, वो Cl के मुकाबले ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए Cl इसे नहीं हटा सकता, Cl इस वाले OH को हटा सकता है। इसलिए हमने रिएक्शन यहाँ की है, यहाँ नहीं की है। ध्यान रखोगे ना इस बात को? स्क्रीनशॉट लो अच्छा जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन देख रहे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो बेटे अब देखेंगे हम नंबर 4 वाला रिएक्शन। नंबर 4 है, ये हमारे पास है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। आप नाम लिखना थोड़ा थोड़ा सीख जाओगे।
जब लगातार हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपके पास एक साइक्लोहेक्सीन है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है इसलिए मैं इसे हेक्सीन कह रहा हूँ। इन का मतलब डबल बॉन्ड। साइक्लो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चक्रीय है, और हेक्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 6 कार्बन का रिंग है। 1 मिथाइल इसलिए कह रहा हूँ कि पहले नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ क्या होता है, इस पे आप HI का रिएक्शन करोगे हाइड्रोजन आयोडाइड का, तो क्या बनेगा बेटे? HI का रिएक्शन करने से क्या होता है, ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ लगता है मार्कोनी-कॉव्स रूल। मैंने पहले ही लिख दिया मार्कोनी-कॉव्स रूल। आपको पता है मार्कोनी-कॉव्स रूल में क्या होता है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है। इस कार्बन के पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि देखो कार्बन है, कार्बन के पास ये 2 बॉन्ड तो ये हो गए, इस कार्बन पे जो इस कोने पे है 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 1 बॉन्ड ये है, 4 बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं। इसके पास तो कितने, 1 2 3 बॉन्ड है, तो एक संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन जरूर होगा इसके पास। यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक भी नहीं है, तो कम हाइड्रोजन इधर है, इसका मतलब I नेगेटिव तो जुड़ेगा यहाँ कम हाइड्रोजन की तरफ, और H जुड़ेगा इधर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये तो आ गया आपका रिंग, और डबल बॉन्ड वहां से खत्म हो गया। यहाँ ऊपर क्या आ गया, H को लिखना चाहो लिख सकते हो, वैसे एक H वहां पहले से था, एक और आ गया। आप यदि लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना तो ना लिखो, वहां H आ चुका है, बस ये बात कंफर्म है। और बेटे यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और एक नई चीज और आई है यहाँ, क्या आई, तो हम बताएंगे कि पहले नंबर पे ही तो आपका मिथाइल है और पहले नंबर पे ही है आयोडो। तो ABCD में I पहले आता है, तो हम कहेंगे 1 आयोडो, और 1 पे ही कौन है, मिथाइल, और चक्रीय यौगिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, और सारे में सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो ये हो गया 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इस रिएक्शन को देखो नंबर 5 को, ये हमारे पास है ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन पे NaI का रिएक्शन कराना है, मैंने आपको सिखा रखा है कॉनॉट फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, सिखा रखा है ना, कि यहाँ से Br निकल जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा Na। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, माइनस NaBr, या फिर आप यहाँ भी लिख सकते हो प्लस NaBr साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट है CH3CH2I, CH3CH2I। ये जो है आपका जो X ग्रुप होता है हेलोजन ग्रुप, उसका एक्सचेंज है, हेलोजन विनिमय कराना हमने, Br की जगह क्या आ गया, I। ये ब्रोमो इथेन था, ये कौन सा इथेन है, I माने आयोडो, ये बन गया आयोडो इथेन, या फिर आप इथाइल आयोडाइड भी कह सकते हो। अब देखो आप नंबर 6 छठा पार्ट साइक्लोहेक्सीन है, इसके ऊपर Br2 का रिएक्शन करना है। और बेटे एक चीज ध्यान रखनी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट है, तो ऐसी परिस्थितियों में Br इस बॉन्ड को तोड़कर एक ऊपर एक नीचे Br नहीं जुड़ेगा, ये बात ध्यान रखना आपको। ये जो कंडीशंस दे रखी हैं, इन कंडीशंस में बेटे प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। कैसे होगी कि एलाइल ग्रुप, देखो एलाइल कहाँ बनेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यहाँ, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यहाँ, तो यहाँ कर दो, मान लो H तो हर जगह है ही, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Br, ये वाला H और ये वाला Br, माइनस HBr, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तो आ गया आपका डबल बॉन्ड, ये जूं का तू है, वहां ऊपर क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा, वहां एलाइल बनाना, एलाइल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और मेन ग्रुप, ये रहा, मैंने आपको सिखाया है एलाइल ग्रुप कैसा होता है। तो यदि इस पे नंबरिंग करोगे, यहां से होगी नंबरिंग 1 2 3, 3 पे ब्रोमो है, 3 ब्रोमो, तीसरे नंबर पे ब्रोमो है, और डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे है ना, साइक्लोहेक्सीन के, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1 इन, या फिर आप इसे 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन भी लिख सकते हो, 1 लिखो या ना लिखो,
क्योंकि नंबरिंग तो डबल बॉन्ड से स्टार्ट हुई होगी ना। तो 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 1 इन, ये इसका नाम है। नीचे मैंने नोट में एक बात लिखी है बहुत अच्छी आपके लिए, उपरोक्त परिस्थितियों में एलाइलिक हेलोजिनेशन होता है। ये परिस्थितियों की बात कर रहे हैं हम इनकी। एलाइलिक हेलोजनीकरण, योगात्मक अभिक्रिया केवल रूम टेम्परेचर पर होती है। कभी आप सोचो Br2 यहाँ अटैक कर देगा, एक Br ऊपर एक नीचे, पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ऐसा रिएक्शन केवल रूम टेम्परेचर पे होगा। स्क्रीनशॉट लो बेटे जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब देखेंगे बेटे अभ्यास का 5वां क्वेश्चन। अभ्यास के 5वें क्वेश्चन में कहा है एक हाइड्रोकार्बन C5H10 अंधेरे में Cl2 के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। भाई अंधेरे में रिएक्शन नहीं कर रहा तो इसका मतलब साफ है कि वो कोई एल्कीन तो है नहीं। एल्कीन का मतलब खुली श्रृंखला वाला एल्कीन तो वो है नहीं, यदि अंधेरे में वो क्लोरीन से रिएक्शन नहीं कर रहा है। परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक C5H9Cl देता है। सूर्य के प्रकाश में उसने रिएक्शन कर ली, इसका मतलब वो कोई चक्रीय यौगिक है। हाइड्रोकार्बन की संरचना क्या है देखो जरा ध्यान से। नंबर 1 पहली बात क्या ध्यान रखनी है, अणु सूत्र C5H10 एल्कीन या साइक्लो एल्केन हो सकता है। या तो वो एल्कीन है यानी कि डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है खुली श्रृंखला वाला, और या फिर है वो साइक्लो एल्केन चक्रीय यौगिक है। और 5 है तो साइक्लोपेंटेन होगा, 5 कार्बन है। नंबर 2, चूंकि यह अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है इसलिए यह एल्कीन नहीं साइक्लोपेंटेन है। एल्कीन तो हो ही नहीं सकता है वो, क्योंकि एल्कीन तो अंधेरे में क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये है बेटे साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का ऐसा ही तो बनेगा स्ट्रक्चर, 5 ही तो कार्बन है, 1 2 3 4 5 C5H10। यूं कहा कि क्लोरीन के साथ जब अंधेरे में रिएक्शन करने गया तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हुई। पर जब क्लोरीन के साथ सनलाइट H माने सनलाइट में रिएक्शन करने के लिए कहा तो रिएक्शन कहाँ होती है, यही तो होती है। अभी मैंने कराया था थोड़ी देर पहले, यहाँ रिएक्शन होगी, यहाँ से H और यहाँ से Cl, ये HCl निकल जाएगा। और HCl जब यहाँ से निकलेगा, यहाँ से H यहाँ से Cl, तो ये जो जगह खाली हुई H की उस जगह दूसरा Cl आ जाएगा और ये बन जाएगा टॉप पे Cl, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। फार्मूला C6H9Cl, देखो यही तो दिया था फार्मूला कि C5, ये गलत लिख दिया बेटे, यहाँ आना चाहिए C5, 5 ही तो कार्बन है ना, C5H9Cl। तो देखो C5H9, 5 ही तो कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब देखो एक बात बताता हूं आपको, ये C5H10 था, ये बना C5H9Cl। हाइड्रोजन 10 थे, उनमें से एक निकल गया, 9 बचे, और जो निकला उसकी जगह कौन आ गया, Cl। अब देखो अभ्यास का 7वां क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। निम्न से 1 आइडोब्यूटेन प्राप्त करने की समीकरण दीजिए। नंबर 1 1 ब्यूटेनॉल, देखो 1 2 3 4, पहले नंबर पे अल्कोहल है तो 1 ब्यूटेनॉल ही तो है। इससे क्या बनाना है, इससे बनाना है 1 आइडोब्यूटेन, ये लिख दिया मैंने। पहले नंबर पे आइडो है किसके, ब्यूटेन के, देखो 4 कार्बन है। तो यदि आपको 1 ब्यूटेनॉल अर्थात इससे 1 आइडोब्यूटेन बनाना है तो आप किसके साथ रिएक्शन कर सकते हो, हमें OH की जगह क्या चाहिए, I, OH की जगह I चाहिए। तो बेटे आप हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कर दो ना इसकी। यदि आप हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करोगे तो ये क्या निकल जाएगा, ये निकल गया H2O। मैंने लिख दिया तीर के नीचे -H2O, क्या लिखा, -H2O। तीर के नीचे लिखा बेटे जल का अणु निकल जाएगा, या फिर एक काम कर लो आप, इसे जल के अणु को यहाँ ले लो, क्योंकि वहां जगह थोड़ी कम है ना। ये देखो साथ में जल का अणु निकलेगा। तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा देखो क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन, देखो 1 पे क्लोरो लगा रखा ब्यूटेन, इससे भी हमें क्लोरो की जगह क्या चाहिए, आइडो चाहिए, 1 आइडोब्यूटेन चाहिए ना। तो आप एक काम कर लो, इसका रिएक्शन आप करा दो NaI के साथ। किसके साथ, NaI। बताओ मैंने अभी बताया था क्या, हेलोजन का एक्सचेंज वाला रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। मैंने बताया था
कैनॉट फिंकलस्टाइन रिएक्शन बताया था ना बेटे। तो क्या होगा, यहाँ से Na यहाँ से Cl, ये निकल जाएगा साथ में NaCl साइड प्रोडक्ट, और बेटे यहाँ Cl की जगह क्या आ जाएगा I। देखो वही प्रोडक्ट बनेगा जो बनाना था भाई, हमें 1 आइडोब्यूटेन बनाना था, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ 1 आइडोब्यूटेन ही बना दिए। तीनों रिएक्शन से यही बनाना, और इन 3 चीज से बनाना। ब्यूट 1 इन, फिर दिया इन्होंने ब्यूट 1 इन। ब्यूट 1 इन ये है 4 कार्बन और पहले नंबर पे डबल बॉन्ड, इससे हमें बनाना है, यहाँ CH है, यहाँ तो चाहिए CH2, यानी एक हाइड्रोजन इधर जुड़ना चाहिए और इधर जुड़ना चाहिए I। तो आप एक काम करो ना, HI के साथ रिएक्शन कराओ इसका। पर एक बात ध्यान रखना, ये जो बॉन्ड टूटेगा ना, ये प्लस और माइनस, तो अब तो मार्कोनिकॉव नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन पे जुड़ेगा, यहाँ I जुड़ जाएगा, यहाँ H, तो ये तो CH, ये जो है 1 ब्यूटीन की जगह 2 ब्यूटीन बन जाएगा। तो हमें जो है मार्कोनिकॉव रूल तो यहाँ फॉलो ही नहीं करना है। तो आप एक काम कर लो ना, आप पेरोक्साइड ले लो। यदि पेरोक्साइड आप लोगे तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल नहीं लग जाएगा, और यदि एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगेगा तो नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा ज्यादा हाइड्रोजन पे, यानी कि I नेगेटिव तो इधर जुड़ेगा और H पॉजिटिव जुड़ेगा इधर, और आपका वही प्रोडक्ट बन जाएगा जो बना हुआ है। देखो भाई CH3 ठीक है, CH3, CH2 ठीक है, CH2, CH2 बनेगा ना, देखो CH2, और फिर CH2 पे क्या जुड़ेगा I, देखो CH2 पे I जुड़ रहा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज के क्वेश्चंस और आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से बना सकते हो RX को। मेरा मेन अटेंशन था RX यानी एल्काइल हैलाइड यानी हेलो एल्केन पे, पर मैंने हेलो एल्केन के साथ साथ हेलो एरीन के भी कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए हैं, जो मिक्स थे उन्हें दोनों को ही ले लिया है। ठीक है बेटे, बस मैं बार बार कहता हूँ बेटे, प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ा करो, एक निश्चित क्रम में पढ़ा करो, और यदि मेहनत करके आप पढ़ोगे तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।